चैप्टर नंबर 9, डिसकंटिन्यूटी, देयर ओरिजिन एंड टाइप्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो इस वो जो चैप्टर आरटी का हमने चैप्टर नंबर 17 किया था, वो भी ये चैप्टर सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोगों को इसी की वजह से ये थोड़ा हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड देयर ओरिजिन, this chapter we will discuss the discontinuity that that can be evaluated with magnetic particle method। तो मैग्नेटिक पार्टिकल जो मेथड है, ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। वो अलग अलग टेक्निक अगर हम यूज करेंगे तो कौन सा डिसकंटिन्यूटी कैसे हमको दिखेगा, कैसे पता चलेगा, वो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी है क्या, ये हम लोग मगजमारी जो कर रहे हैं अभी तक। हमने आगे का जितना भी चैप्टर हुआ, चैप्टर टोटल 8 चैप्टर किए, वो टोटल 8 चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि हम लोगों को डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, इसके लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो डिसकंटिन्यूटी है क्या, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो ऐसा कौन सा डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करना है। तो डिसकंटिन्यूटी दैट कैन बी डिवाइडेड इन 3 जनरल कैटेगरी: इनहरेंट, प्रोसेसिंग एंड सर्विस। देखो, डिसकंटिन्यूटी के 3 हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको। पहला है इनहरेंट। इनहरेंट मतलब जब मटेरियल पैदा होता है, जब इस मटेरियल का बर्थ होता है, तब जब डिसकंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली पहले से ही बाय डिफॉल्ट आता है, उसको बोलते हैं इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि जैसे कि मैं आपको ये बोलूं, कोई अगर हम लोगों का यहाँ पे बात करें तो बच्चा पैदा होता है तो कोई डिफेक्टिव पीस आता है ना, किसी को आंख नहीं होता है, किसी को शायद अभी तो ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन किसी को किडनी का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा ही समझो आप, मटेरियल जब प्लेट हम बनाते हैं या तो पाइप बनाते हैं या तो कोई फोर्जिंग मटेरियल बनाते हैं, उस टाइम पे जो भी डिसकंटिन्यूटी आता है उसको बोलते हैं इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी मतलब मटेरियल बन गया है, मटेरियल पूरा इनगोट के अंदर डाल के सब चकाचक बन गया है, लेकिन हम लोगों को पूरा का पूरा प्लेट का कुछ काम रहता है, पूरा प्लेट का कुछ काम, हाँ रोलिंग शेल बनाना एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी रोलिंग शेल बनाना पड़ेगा तो भी आपको बीवेल तो बनाना पड़ेगा। पाइप है इतना बड़ा बनेगा तो उतना हमको पूरा का पूरा पाइप का तो काम नहीं है, तो उसको काटना पड़ेगा, छोटा छोटा पीस में लेना पड़ेगा हमको, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो टेस्ट पीस जो भी मटेरियल है उसको काट के यूज करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये एक प्लेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पाइप, लेकिन इतना पाइप का मुझे पूरा जरूरत नहीं है, मुझे इतनी पाइप का जरूरत है, तो मैं क्या करेगा, यहाँ से काट डालेगा। तो ये जो कटिंग किया उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है उसको बोलते हैं कौन सा डिसकंटिन्यूटी, प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। आप कटिंग कर सकते हैं, फोर्जिंग करेंगे तब, या तो कोई मशीनिंग करेंगे तब, ग्राइंडिंग करेंगे तब, ये वेल्डिंग करेंगे तब, ये सब जगह पे उस टाइम पे डिसकंटिन्यूटी आता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी। तीसरा है सर्विस डिसकंटिन्यूटी। तो सर्विस डिसकंटिन्यूटी किसको बोलेंगे, मटेरियल आपका पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया है, प्रोडक्ट पूरा का पूरा बन गया है। तो ऐसा होता है ना, घर में भी कपड़ा हम लेने जाते हैं तो वो तो मशीन के अंदर बनता है, एम्ब्रॉयडरी मशीन है या लूम्स के मशीन है उसमें बनता है, लेकिन जब वो कपड़ा तैयार हो जाता हम लोग पहनते हैं, पहनने के बाद वो फिर गीच जाता है, फट जाता है, राइट। पहनने के बाद ही फटता है ना, पीछे फट जाता है, आगे फट जाता है, ठीक है। पुराने जमाने में तो लोग फटे हुए उसके ऊपर भी दब्बा लगा देते थे, है ना। तो ऐसा मटेरियल का वैलिडिटी खत्म होता है तभी भी, या तो मटेरियल के अंदर इरोजन, कोई प्रोडक्ट अंदर घुसा, समझो मैं एक बोलूं एक प्रेशर वेसल है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ही जाने वाला है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 1 साल चलाएंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, चलो 12 साल, लेकिन कभी ना कभी तो वो मटेरियल का थिकनेस कम होगा, कभी ना कभी तो वो मटेरियल का इरोजन कोरोजन होगा। तो उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है वो डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, सर्विस डिसकंटिन्यूटी। कैसा डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, सर्विस डिसकंटिन्यूटी। तो एक एक के बारे में अभी डेप्थ में जाते हैं। इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी आर यूजली फॉर्म्ड व्हेन द मेटल इज मोल्टेन। जब इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी में आपने, जो लोग रोलिंग मिल में गए हैं, जो लोग फोर्जिंग मिल में अंदर गए हैं, तो वहां पे क्या होता है, मटेरियल को एकदम ढाक ढाक गर्म किया जाता है, फुल गर्म किया जाता है, फिर उसका लावा जैसा एक लिक्विड फॉर्म बनाया जाता है, इतना गर्म होता है कि उसका टेम्परेचर, अगर मैं कार्बन स्टील की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1200 से 2400 से भी ज्यादा शायद होगा,
इतने से ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मटेरियल जो है एकदम लावा, ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। वो ऐसा कलर का होगा, रेड कलर का होगा, एकदम रेडी और एकदम गर्म होगा। उस टाइम पे वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो उसको हम लोगों को जब जैसा हमको चाहिए, प्लेट चाहिए, तो प्लेट का बीबा या छाछा, क्या बोलेंगे आप लोग, छाछा ही बोलते हैं ना, छाछा के अंदर डालेंगे, या तो बीबा है, ऐसा करके उसके शेप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमको उसको अंदर मेल्टिंग फ्लोर करना है, ठीक है। मटेरियल को मोल्टेन जब मेटल होता है उसको अंदर डालना है, तब वैसा मटेरियल अंदर जाएगा तो जैसा शेप में वो रहेगा वैसा शेप बन जाएगा। प्लेट के शेप में रहेगा तो प्लेट बन जाएगा। रोलिंग का कोई एक मटेरियल है, जैसे बीम है, तो बीम के शेप में बन जाएगा। वॉट जैसा छासा रहेगा वैसा। लेकिन उस टाइम पे भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है। तो यहाँ पे यही बोलता है, इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी आर यूजली फॉर्म्ड व्हेन द मेटल इज मोल्टेन। जब मेटल मोल्ट होगा, मेटल फिर उसके बाद उसके अंदर गिरने के बाद जब ठंडा होगा, तब ठंडे होने के टाइम पे उसमें श्रिंकेज कैविटी आएगा, कोल्ड शट आएगा, बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी, आगे हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं वो आएगा, ठीक है। Inherent rod discontinuity are related to melting and solidification of the origin ingot before it's formed into the slab, blooms and billet। देखो, जब कोई भी मटेरियल को हम लोग मोल्ड उसके छांचे में डालते हैं, तो हम लोगों को तीन फॉर्म हम पहले तो बनाते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में स्लेब बनाते हैं, या तो ब्लूम्स बनाते हैं, या उसके बाद उसका बिलेट्स होता है। स्लेब, ब्लूम, बिलेट्स क्या है? तो आप लोगों को एक प्लेट बना, तो हर बार इतना प्लेट बनाते रहेंगे क्या? ये हर बार प्लेट में डालते रहेंगे क्या? आप तो एक बड़ा सा फोर्जिंग जैसा बना देंगे, बड़ा सा फोर्जिंग तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बड़ा सा एक ब्लूम्स बना देंगे, स्लेब बना देंगे बड़ा सा, ठीक है। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट कट कट करते 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 आप यूज करेंगे। उसका किसी का प्लेट होगा, किसी का पाइप होगा, पाइप तो नहीं बोलेंगे, फोर्जिंग जो भी है, रोड होगा, जो भी चाहिए वो उसमें से होगा, राइट। वो बहुत बड़ा होगा। अगर बड़ा चीज है तो उसको बोलते हैं स्लेब, ब्लूम्स, और छोटा उसके बाद में बिलेट्स। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। Inherent cast discontinuity related to the melting, casting and solidification of the cast article। जब मटेरियल हमारा मेल्टिंग होगा, जब मटेरियल हमारा उसको गर्म करेंगे तब, या तो उसको कास्टिंग फिल्म में डालेंगे तब, या कास्टिंग फिल्म में डालने के बाद उसको सॉलिडिफिकेशन करेंगे तब। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या है? मटेरियल को ऊपर से हमने डाला, डालने के बाद पहले तो गर्म था, लेकिन मटेरियल जैसे ही वो छाछे के अंदर या बीबिया के अंदर डाल दिया, तो वो ठंडा तो होगा। तो वो ठंडा होने के टाइम पे अंदर से गैस प्रोड्यूस, जो बाहर से भी गैस पहले से ही था, धुआं निकलता है, पता है ना, जो गर्म जो कोई भी चीज रहता है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वन ऑफ द गैस है, वो गैस मटेरियल के अंदर ही रह जाएगा, समझे। तो उस टाइम पे वो डिस्कंटिन्यूटी आने का चांसेस है, डेफिनेटली चांसेस है। तो उसको बोलते हैं सॉलिड। कास्टिंग मतलब पहले तो मेल्टिंग की बात करते हैं, जब मटेरियल को फुल गर्म करेंगे तब कोई एक ऐसा पार्टिकल अंदर आ जाएगा, कोई नॉन मेटेलिक होगा, ऐसा भी कुछ आने का चांसेस है ना। मैं काम कर रहा हूँ एल्यूमिनियम का, मैं एल्यूमिनियम को पूरा गर्म किया, लेकिन उसमें कोई कॉपर का एक टुकड़ा गिर गया, तो वो फिर वो कॉपर का टुकड़ा भी जलेगा उस टाइम पे। तो फिर वो डालने के टाइम उसके साथ भी अंदर जाएगा, और जहां पे बैठेगा वहां पे कॉपर इंक्लूजन जनरेट करेगा। वो वन ऑफ द इंक्लूजन है, नॉन मेटालिक इंक्लूजन है। अभी तो वो मेटालिक इंक्लूजन है, ठीक है। लेकिन दूसरा ऐसा कोई पत्थर आएगा, कोई कंकर आएगा, या तो कोई मिट्टी आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, वो मटेरियल के अंदर जब छाछा जब हम मेल्टिंग करते हैं तब उसके साथ में आएगा, और वो भी उसके साथ में ही मटेरियल मेल्ट होने के बाद उसका कास्टिंग करेंगे, तो कास्टिंग में भी वो गिरेगा। उस टाइम पे वो काम का चीज है, पत्थर काम का चीज है नहीं है, क्योंकि वहां पे नहीं है। बाकी तो पत्थर तो बहुत सारे हैं मार्केट में ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है उसको बोलते हैं इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यूजली caused by inherent variable such as inadequate feeding। ऐसा क्यों होता है inadequate feeding? inadequate feeding मतलब जब हम लोग ऐसा डालते हैं ना, तो प्रॉपरली जाना चाहिए, उसका एक प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए। लेकिन थोड़ा डालेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर रुक जाएंगे, तो प्रॉब्लम। क्योंकि जब थोड़ा डालेंगे तो नीचे वाला सॉलिडिफिकेशन हुआ, उसके ऊपर दूसरा डालेंगे तो वो एक लेयर बना देगा, वो सॉलिडिफिकेशन अलग, ऊपर से दूसरा आएगा वो लेयर अलग, तो दो सॉलिडिफिकेशन के बीच में एक लेयर बनेगा, वैसा प्रॉब्लम होगा। तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है।
इनएडिक्यूट फीडिंग की वजह से होता है। गेटिंग प्रॉपर नहीं है। गेटिंग प्रॉपर मतलब ये जो हम डालते हैं ना, अपने लोगों ने छाछ, देखो हम लोग फार्मर के जो है हैं सन है, ठीक है। मैं तो फार्मर का हूं तो मैं आपको बोलता हूँ, ये पानी का बॉटल है, उसके अंदर हम कभी कभी छाछ डालते हैं, पता है। किधर भी लेके जाने के लिए, घर पे, घर से हम लोग टिफिन लेके जाते हैं तो इसके अंदर हम ऐसा हम छाछ डालते हैं ना। तो अगर ये एकदम पतला सा होगा तो उसका जो डालने का ये जो ढक्कन हमने खोला, उसका जो गोट है अंदर डालने का, इसको क्या बोलते हैं, गेट है, गेट। वो एकदम छोटा होगा तो फिर हम लोग ऐसा डालेंगे तो थोड़ा बहुत साइड में भी चला जाएगा ना, तो उसका प्रॉपरली गेट नहीं है। हाँ देखो अभी उसमें तो बहुत अच्छा सा निकाला, एकदम पतला सा निकाला। हाँ स्प्रू, ठीक है। तो ऐसा भी होने का चांसेस है मेरे भाई, कि क्या होगा, उसका गैट ही प्रॉपर नहीं होगा। कभी छोटा होगा, क्या तो इतना बड़ा होगा कि हमको जरूरत नहीं होगा, और या तो इतना छोटा होगा कि वो अंदर मेटल प्यूर ही नहीं प्रॉपरली कर पाए, थोड़ा बाहर जाएगा, थोड़ा अंदर जाएगा, ऐसा। हाँ वो एयर कहाँ से निकलेगा, अगर छोटा सा वो रहेगा तो उसमें से पूरा का पूरा आप ऊपर से आप डालेंगे तो भी एयर निकलना में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब चीज की वजह से, इसकी वजह से शायद डिसकंटिन्यूटी आ सकता है, कास्टिंग की वजह से शायद आ सकता है। और एक्सेसिव प्यूरिंग टेम्परेचर, एक्सेसिव प्यूरिंग टेम्परेचर। अभी मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक छाछा है, ठीक है, ऐसा करके, ऐसा इसमें मुझे डालना है, ठीक है। इसमें मुझे मेटल प्योर करना है, ऊपर से मेटल आएगा, ये अलग अलग कलर का है वो आएगा। अभी क्या होगा, ये इसके यहाँ पे ऐसा गिरेगा, राइट। अभी गिरेगा, गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन इसकी यहाँ पे जो छत है ना, ये छत, यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, तो इसके नीचे का ये खाली जगह रह गया ना, ये भी खाली जगह रह गया ना, ये भी शायद खाली जगह रह सकता है। तो टेम्परेचर वहां पे डिफरेंट हो जाएगा। ऊपर से यहां से जब डालेंगे तब वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे नीचे गिरेंगे तब टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर बहुत सडनली फॉल होता है। 2400 डिग्री टेम्परेचर रखना मतलब फट जाती है उसको मेंटेन करना भाई। ऊपर से आप डालेंगे तब शायद 2400 हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गिरेगा एक आध 2 सेकंड के बाद उसका शायद ऐसा हो कि वो 1600 तक आ जाए। तो मटेरियल का टेम्परेचर डिफरेंट हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से इसमें डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है, समझे आप। तो वैसा है यहाँ पे एक्सेसिव प्यूरिंग टेम्परेचर एंड एंट्रैप्ड गैसेज। अभी उसके अंदर से गैस निकल रहा है, वो जैसे हम लोग घर पे कोई चीज गर्म करते हैं तो उसमें से कैसा गैस निकलता है ना, गैस निकलता है ना। तो वो जो गैसेज है, वेपर है, वो बाहर तो निकलना चाहता है, लेकिन ऊपर से भाई साहब इसने क्या कर दिया है, यहाँ से, यहाँ पे गैस जनरेट हुआ, उसको बाहर निकलना है, लेकिन यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, वो निकल नहीं पाएगा। तो उसी की वजह से भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पैदा होने का चांसेस है, क्योंकि ये जो है ना, वो गैस एंट्रैप्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे रुक जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी की वजह से भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी, ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। अभी प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। आर यूजली रिलेटेड टू द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज मशीनिंग। तो हमने काम किया, इनहरेंट का हमको पता चल गया, चलो इनहरेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। डिसकंटिन्यूटी में, डिसकंटिन्यूटी में क्या, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है, पोरोसिटी, पिन होल, वो सब चीज, ठीक है, क्रैक, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनेट्रेशन, ये जितना भी चीज है वो सब डिसकंटिन्यूटी ही बोला जाए। जो हमें नहीं चाहिए वैसा चीज मटेरियल के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जो हमको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आता है। मैं एक प्लेट दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये प्लेट है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पेनेट्रेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं है, देखो पूरा वॉल है, राइट। यहाँ पे पेनेट्रेशन बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर पोरोसिटी आ गया, समझे आप। यहाँ पे बराबर हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्पैटर है। तो ये जो चीज काम का नहीं है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी आर यूजली रिलेटेड टू द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज मशीनिंग, फॉर्मिंग। मशीनिंग मतलब जब कुछ चीज का मशीनिंग करते हैं, जो समझो ये प्लेट है, उसको मुझे इतना बड़ा प्लेट नहीं चाहिए, मुझे इतना छोटा सा ही चाहिए, तो हम ग्राइंडिंग से करेंगे या तो फिर मशीनिंग से करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग उसको प्लेट को छोटा सा एरिया हम लोग काट देंगे।
तो वो काट के फिर उसका जो वो छोटा टुकड़ा काटा वो किधर और यूज करें, लेकिन वो काटने के टाइम पे कोई डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है ना, ज्यादा धब्बा लग गया, ज्यादा फोर्स लग गया, या तो स्लेग जनरेट हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, ऐसा भी होने का चांस है ना। और टूल आपने प्रॉपर यूज नहीं किया, टूल वो टेढ़ा यूज किया तो टेढ़ा कटा है इसमें, टेढ़ा आपको काटना था एकदम सीधा था, लेकिन वो टेढ़ा टूल यूज हो गया थोड़ा बैंड वाला, तो बैंड से कटेगा प्लेट, थोड़ा बहुत बैंड में कटेगा, तो वो सब चीज डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनिंग करने के टाइम पे, फॉर्मिंग करने के टाइम पे, फॉर्मिंग मतलब दीपेश ने अभी व्हाट्सएप में थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था, पता है, लावा एकदम गरम गरम ऊपर से ठोक रहा था, तो वो क्या है, वो फॉर्मिंग है, वन ऑफ द फॉर्मिंग प्रोसेस। तो वो जो फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं, ज्यादा ऊपर से ठोकेंगे, ठोकने के बाद अंदर पे क्रैक आ गया तो चांस है ना, ऐसा क्रैक आने का चांसेस है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग डिसकंटिन्यूटी। एक्सट्रूडिंग मतलब चिंगम है ना, चिंगम, उसको हम खाते तो ऐसा खींचते हैं, पता है ना, वैसे मेटल को भी जब गर्म रहेगा तब उसको खींचेंगे, लेकिन मेटल की भी फट जाएगी ना एक टाइम पे, उसको इतना खींचेंगे तो फिर बीच में से टूट जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे भी डिसकंटिन्यूटी, या तो टूटे ना लेकिन टूटने की कगार में आ जाए और उसके अंदर क्रैक जनरेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे वो मटेरियल के अंदर डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस होता है। जब ऐसा करेंगे तब, रोलिंग करेंगे तब भी, क्योंकि जब रोल करते हैं, आपने देखा था ना, आप इंडस्ट्री में गए थे ना, उसमें रोलर रोलर 3 हाई रोलर, 4 रॉयल रोलर, ऐसा बहुत सारे टाइप्स के रोलर रहते हैं। प्लेट ऐसे इसके अंदर गया तो इसको ऐसे ऐसे गर्म करे, सॉरी गर्म, हॉट फॉर्मिंग, हॉट रोल भी होता है, कोल्ड रोल भी होता है। ठीक है, तो आपने तो शायद अभी कोल्ड रोल देखा होगा कि ठंडा रहता है, प्लेट को खाली घुसाओ और उसको दबा के उसका रोल करो ऐसा। तो जो कोल्ड रोलिंग है, रोलिंग के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी, मैं आपको ये बोलूं कि कोई डिसकंटिन्यूटी एक ऐसा है, समझो ये मेरा एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक कोई एक डिसकंटिन्यूटी है ऐसा, ठीक है, अभी वो रोल हो गया है तो ऐसा बन गया है, राइट, ऐसा, यहाँ पे वो लॉन्ग सिम उसने लगाया हुआ है, दोनों चिपका दिया, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आया, लेकिन वो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, तो ये थोड़ा ऐसा बड़ा हो सकता है ना, ऐसा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो रोल हुआ है, उसकी ऊपर की जो सतह है उसमें कंप्रेशन लोड लगेगा, उसकी आउटसाइड की सतह है उसमें टेंशन लोड लगेगा, राइट। समझो ये प्लेट है, इसको मैं ऐसे रोल करूं, ऐसे, ये मेरा प्लेट है, इसको मैं ऐसे गरम, सॉरी रोल करेगा, तो ये अंदर का जो है ना, इसके अंदर अंदर का जो सतह है उसमें कंप्रेशन लगेगा, बाहर का जो है उसको फैलना पड़ेगा, आउटसाइड का जो सतह है उसको फैलना पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे टेंशन लोड लगेगा, तो टेंशन लोड की वजह से वहां पे शायद क्रैक आ सकता है, आ सकता है, और अंदर यहाँ रोल कर रहे हैं, यहाँ पे रिंकल वगैरह कुछ आ सकता है, राइट। मतलब रिंकल तो नहीं बोलेंगे, वो तो ट्यूब में आते हैं, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि कंप्रेशन की वजह से कोई डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है, लेप होने का चांसेस है, लेमिनेशन, लेमिना टीयर, ये सब चीज आने का चांसेस है, ये सब चीज इसमें बनेगा रोलिंग में। ठीक है, वेल्डिंग में तो आपको पता ही है भाई, वेल्डिंग में क्लस्टर पोरोसिटी, पिन होल, क्रैक, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनेट्रेशन, स्लैग इंक्लूजन, कॉपर इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन, पोरोसिटी, ब्लो होल्स है, तो उसमें भी ये सब चीज आने का चांसेस है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो वेल्डिंग का डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन वो सब डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी, प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी। हीट ट्रीटमेंट, देयर आर 7 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट है, टेम्परिंग, ओस टेम्परिंग, मर टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिन, क्विंचिंग और पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग, ये सब आ गया ना, नॉर्मल, टोटल 7 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। समझो एल्यूमिनियम में हम लोग डाइपेनेट्रॉन टेस्ट करते हैं, हम लोग कंपैरिजन, हमारा टेम्परेचर था 5 to 52 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन हमको कभी कभी 58 और 60 डिग्री तक भी हमको डाइपेनेट्रॉन टेस्ट करना पड़ता है, तो हमें कंपैरिजन ब्लॉक यूज करना पड़ता है। कौन सा ब्लॉक है, एल्यूमिनियम ब्लॉक। तो एल्यूमिनियम ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले तो गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं, सीधा किसमें घुसाड़ देते हैं, कोल्ड वाटर में, पानी में घुसाड़ देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, क्रैक आ जाता है। तो वो किसकी वजह से आया क्रैक, वो हीट ट्रीटमेंट की वजह से, प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट की वजह से आया, समझे बात। तो ऐसा भी हो सकता है कि हीट ट्रीटमेंट की वजह से
क्रैक आने का चांस है। हीट ट्रीटमेंट की वजह से कोई पोरोसिटी है उसका शेप अलग चेंज हो जाएगा, कोई पोरोसिटी छोटा होगा तो वो फिर वहां पे क्रैक जनरेट कर देगा, बड़ा हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट में जब मटेरियल गर्म होता है तब ये जो पोरोसिटी हो शायद हिलेगा, और हिलने की वजह से वहां पे क्रैक जैसा जनरेट हो जाएगा, ऐसा भी होने का चांस है। मतलब हीट ट्रीटमेंट की वजह से भी क्रैक आने का चांसेस है, हीट ट्रीटमेंट की वजह से भी डिसकंटिन्यूटी कोई भी आने का चांसेस है। तो प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी है उसमें हीट ट्रीटमेंट भी आता है, और प्लेटिंग उसमें भी डिसकंटिन्यूटी आता है। तो आपको आशा करता हूं ये बात दोनों समझ में आया होगा। इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या? इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी कब आने का चांस है? जब मटेरियल का बर्थ होता है तब। और ये मटेरियल बर्थ होने के बाद भाई साहब अभी उसको बड़ा करना है हमको, बड़ा मतलब जो भी छोटा मोटा काम करना है उसके ऊपर, तो उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है वो प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी। फिर मटेरियल का बर्थ हो गया, वो बड़ा हो गया, अभी उससे आउटपुट चाहिए हमको, क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। तो वो जहां पे साइट पे लगेगा, वर्किंग कंडीशन में जाएगा, तब डिसकंटिन्यूटी आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्विस डिसकंटिन्यूटी। तो सर्विस डिसकंटिन्यूटी आर रिलेटेड टू द वेरियस डिवाइस कंडीशन सच एज ट्रेसिस। अभी सर्विस कंडीशन का मैं बात करूं, कुछ कुछ लोग है ना 12 mm थिकनेस का प्लेट लेते हैं, पता है ना, कुछ किधर भी 80 mm थिकनेस होगा, किधर 20 mm थिकनेस होगा। ऐसा क्यों? जब डिजाइनर ट्रेस वैल्यू एनालिसिस करता है, मटेरियल के अंदर कितना प्रेशर लगने वाला है, मटेरियल का कितना टेम्परेचर रहने वाला है, अंदर में इनसाइड प्रोसेस कौन सा जाने वाला है, कौन सा फ्लूइड अंदर फ्लो करने वाला है, वो फ्लूइड का कैसा फ्लो जब होगा तो वियर एंड टियर कितना करेगा, वो सब चीज डिजाइनर क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट भले ही करे लेकिन वो भी कुछ साल के लिए होगा। हाँ भाई ये मटेरियल है, 20 साल का हमारा गारंटी है, ये डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 20 साल तक काम करो। लेकिन 20 साल के बाद भी वो क्या आएगा? तो क्योंकि थिकनेस कम हो जाता है ना आपका, तो ट्रेसेज होने का चांस। ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल जब रनिंग कंडीशन में गया और वो एक जगह पे, कभी कभी है ना हमारे घर में नल रहता है, पता है नल का रहता है ना, वो ऐसा हम स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा पहले हिलता है और आवाज भी करता है, फिर बंद करते हैं तो भी हिलता है। तो ये क्या हो रहा है? ये वन ऑफ द ट्रेस है, अंदर का प्रेशर का ट्रेस है, उसके अंदर प्रेशर की वजह से वो ऐसा कभी कभी थोड़ा थोड़ा हिलता है। और लोगों ने देखा होगा ऐसा, देखा है ना? हाँ भाई हाँ बोलते रहो हाँ। कोरोजन, उसके बाद कोरोजन, ठीक है, कोरोजन भी होने का चांस है। कोई मटेरियल है वो रनिंग कंडीशन में गया, मैं तो एक रिलायंस में थोड़े टाइम पहले वो एक शटडाउन करने गया था, तो वहां पे स्टेनलेस स्टील का जो पाइप है ना, वो बहुत सारी जगह पे क्रैक आ चुका है। वेल्डिंग नहीं है, ओरिजिनल पाइप है, मटेरियल का पाइप है जो बेस मेटल है, उसमें ही क्रैक है। तो उसका रीजन क्या है? वो वन ऑफ द कोरोजन है? उसमें कोरोजन लगने का चांस है। चांस अगर कोरोजन लगा तो वहां पे कोरोजन क्रैक आने का चांसेस है। कोरोजन की वजह से देखो आजकल मैं बोलता हूँ ना, नेस नंबर 1, हम लोग बोलते हैं ना, नेस है, नेस लेवल 1, नेस लेवल 2, नेस लेवल 3, बिगेस, एपीआई 510, एपीआई 570, 653, 936, सी स्वीप, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है ना मार्केट में आजकल। पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर्स करते हैं, एनडीटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सब चीज कोर्स करते हैं हम लोग। क्यों? ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वैसा ही सबसे नंबर 1 में मैं किसको देता हूँ, जनरली सब लोग डिस्कस में करता हूँ ना, नेस को देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कोरो जितना इंडस्ट्री है वो क्या होने वाला है? रस्ट होने वाला है। तो रस्ट होने वाला है तो किसका काम चाहिए ज्यादा? नेस वाले का, मतलब कोटिंग इंस्पेक्टर, नेस हो या बिगेस हो, कोटिंग इंस्पेक्टर का बहुत काम आजकल मार्केट में डिमांड पकड़ता है। और आने वाले समय में सीशिप का वैल्यू कम हो रहा है, आपको भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग सीशिप कर रहे हैं अभी, है ना, सीशिप ज्यादा लोग कर रहे हैं तो कंपटीशन वहां पे कम हो रहा है। देखा जाए तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उसके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, और जो लोग शिप कर लेंगे उसके लिए कम होगा। लेकिन शिप वाले ही इतने हो जाएंगे तो क्या होगा? कंपटीशन उसके लिए भी टफ बन जाएगा, राइट? तो ऐसा हो रहा है अभी मार्केट में। इसके लिए मैं आपको बोला कि आप बिगेस करो, बिगेस करोगे छापोगे पैसा, नेस करो छापोगे पैसा। तो कोरोजन जो है रनिंग प्लांट में बहुत सारा मगजमारी होता है, सबसे ज्यादा मगजमारी वो जो रहता है वो कोरोजन का रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी डिसकंटिन्यूटी आता है, बहुत सारा चीज, मटेरियल का थिकनेस कम हो जाए, वहां से पाइप फट जाता है, फिर पिचकारी मारते हैं। बहुत सारे आपने इंडस्ट्री में वीडियो भी देखे होंगे कि पाइप के अंदर से पिचकारी फूट रहा है, अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो वॉल हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मेरे भाई है, या तो ट्रेस हो सकता है, या तो कोरोजन हो सकता है, या तो इरोजन हो सकता है। एक इरोजन मतलब क्या है? इरोजन मतलब फ्लूइड समझो अंदर से फ्लो हो रहा है लेकिन एक ही जगह पे ज्यादा
हैमरिंग हो रहा है, एक ही जगह पे ज्यादा वो घिस रहा है, एक ही जगह से ज्यादा घिसने के चक्कर में वहां पे थिकनेस कम हो जाता है, और उसी की वजह से जनरली आप शट डाउन करने जाएंगे तो क्या होता है पता है, एक फ्लैंज होता है ना, फ्लैंज जनरली हम लोगों को फ्लैंज टू पाइप का कनेक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा समझो, ऐसा एक फ्लैंज है, ठीक है, ये फ्लैंज है, इसके साथ में यहाँ पे ये वेल्डिंग रेस फ्लैंज है। तो वेल्डिंग रेस फ्लैंज मुझे अच्छे से ड्रॉ करना था, ठीक है, ऐसा अभी टेम्पररी आप समझो, ठीक है। हाँ, अभी क्या होता है, ये ऐसा वेल्डिंग रेस फ्लैंज है, लेकिन यहाँ से फ्लूइड जाता है ना, तो इसके एरिया से यहाँ से गिर जाता है, तो ये जो एरिया है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इरोजन कोरोजन होता है। तो आप देखेंगे जब इंडस्ट्री में जब शट डाउन करने आप एपीआई 510 फिनिश हो रहा है आप लोगों का, तो अगर हो जाएगा, तो अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे एपीआई 570 करने के बाद भी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो ये एरिया आप देखेंगे, तो वहां पे हर बार आप फिर आपको माइंड में सेट हो जाएगा, 12 साल का एक्सपीरियंस बस खलास, यहाँ पे लोचा हो सकता है भाई, पहले ये मेरे फ्रेंच का जॉइंट खोल के दिखाओ, मुझे एडिशन खोल के दिखाओ, एडिशन टू शेल जहाँ पे कनेक्ट होता है ना, वो एरिया वहां पे ज्यादातर थिकनेस कम हो जाता है, तो वो एरिया दिखाओ मुझे। ओके, एसएस का पाइप है, मुझे ये एरिया में डीपीटी करके दिखाओ, तो आपका फिर आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, कहाँ पे क्या लोचा हो रहा है, वो सबका एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस इंडस्ट्री ऐसा है, तो आप लोगों को ये सब चीज समझ लेना बहुत जरूरी है। ओके, इरोजन होगा, फटीग होगा, ये सब चीज की वजह से सर्विस डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरर प्रोसेस many discontinuity there were subsurface and not detected by the magnetic particle inspection will made in open to the surface by machining or grinding etc। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शायद आप इनहेरेंट में कुछ पकड़ा नहीं गया, लेकिन डिसकंटिन्यूटी था, पकड़ा नहीं गया। प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी में जब आप मशीनिंग किया तब वो डिसकंटिन्यूटी ओपन होगा, ऐसा हो सकता है ना, ऊपर से वो समझो यहाँ पे ऐसा कोई एक प्लेट के वहां पे है, यहाँ पे मेरा एक प्लेट है, यहाँ पे एकदम सतह पे लेकिन एकदम ऊपर भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है डिसकंटिन्यूटी, ऊपर से 2 mm का मशीनिंग करेंगे, कुछ काम था इसके लिए आप मशीनिंग कर रहे हैं, वहां पे स्मूथनेस लेने के लिए या वहां पे कोई सेटअप करने के लिए, तो वहां पे ये डिसकंटिन्यूटी समझो, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे काट रहे हैं ये मटेरियल को, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगा ना, तो ऐसा ओपन होने का चांसेस यहाँ पे यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है वहां पे, देखो, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैनी डिसकंटिन्यूटी दैट वेर सबसरफेस के अंदर होता है, एंड नॉट डिटेक्टेड बाय द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, उस टाइम पे आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के अंदर डिफेक्ट नहीं होगा, एंड विल बी ओपन टू द सरफेस बाय मशीनिंग हो या ग्राइंडिंग जब करेंगे तब वो ओपन हो जाएगा। तो आपको एक्सपीरियंस है, ये आइडिया आपको ज्यादा समझ में आएगा ये लाइन, राइट। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखो, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दैट डिसकंटिन्यूटी आर नॉट नेसेसरी डिफेक्ट। क्या लिखा है, डिसकंटिन्यूटी है वो हर बार उसको डिफेक्ट नहीं बोला जाता है, कभी कभी वो एक्सेप्ट हो जाता है, पोरोसिटी है वो कभी कभी एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी ही बोलना है भाई, उसको डिफेक्ट नहीं बोलना है, ठीक है। इसके लिए मैं डिसकंटिन्यूटी वर्ड यूज कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लेक ऑफ पेनेट्रेशन है, कुछ जगह पे एक्सेप्ट हो सकता है, कुछ जगह पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। डी कैटेगरी पाइपलाइन है तो उसमें शायद चल सकता है, तो उस टाइम पे उसको डिफेक्ट नहीं बोलना है हमको। डिफेक्ट कब बोलेंगे, जब वो डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्ट नहीं है, वो मटेरियल के अंदर से निकालना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट डिसकंटिन्यूटी आर नॉट नेसेसरी डिफेक्ट, any indication that is found by the inspector called discontinuity। पहले तो आपको discontinuity ही बोलना है, ठीक है, until can be identified and evaluated as the effect will have a service of the part। फिर उसके बाद में सर्विस ऑफ द पार्ट में आपको इवेल्युएट करना है कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अभी हमको ये देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हम लोगों को ये पता चल जाना चाहिए, इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में कैसे आयन पार्टिकल चिपकेंगे, तो हमको क्या समझना है, वो सब चीज समझना पड़ेगा। इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द पार्ट, अगर हम लोग हिस्ट्री पार्ट का हिस्ट्री जानेंगे, कैसे बना है, कैसे मेटल प्योर हुआ होगा,
फोर्जिंग कैसे हुआ होगा, कास्टिंग कैसे हुआ होगा, इसके बाद रोलिंग कैसे हुआ होगा, इसके बाद ये वेसल कैसे बना होगा, वो हम हिस्ट्री जानेंगे तो उसका डिफेक्ट पता कर पाएंगे ना, कि हाँ उसमें ऐसा डिफेक्ट आ सकता है। फिर ऐसा आप बोल देंगे कि ये वेल्डिंग नहीं है, ये तो मेटल मटेरियल है, ऐसे ही फोर्जिंग हुआ है, लेकिन उसमें टंगस्टन इंक्लूजन होगा, ऐसा आप बोल देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई साहब कहाँ से पैदा हुए हैं और कहाँ तक वो आए हैं और इसमें क्या क्या काम हुआ है, ताकि कौन सा डिफेक्ट आने का चांसेस है। ठीक है, तो नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द पार्ट, व्हाट इट is made of and what the process has been through the from the important consideration, आपको ये important ध्यान रखना है, मतलब कहाँ से आया है, कैसे काम हुआ है, क्या डिफेक्ट होने का चांसेस है वो। Every magnetic particle pattern produced is due to the some magnetic disturbance set up the leakage field। देखो मैग्नेटिक लीकेज फील्ड है, उसमें भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड का एक थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। वो कैसे होगा वो मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझाएगा। द इंस्पेक्टर मस्ट एबल टू डिटरमाइन, क्या लिखा है इंस्पेक्टर, मतलब जो लोग एनडीटी लेवल 1 है या एनडीटी लेवल 2 है, उसको पता ही होना चाहिए कि डिटरमाइन मतलब पता करना है उसको, डिटरमाइन बोलो मतलब समझो, पता होना चाहिए, पता करते हैं और उसको आइडिया होना चाहिए। आइदर देयर इज अ सीरियस क्रैक, ये क्रैक है, और सम इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पोर्टेंट नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। ये रिलेवेंट इंडिकेशन है कि नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है। कुछ कुछ इंडिकेशन ऐसे होंगे, जैसे हम आरटी फिल्म में देखा ना, थंब मार्क्स आ जाते हैं। हम जब आरटी फिल्म पकड़ते हैं, जब बड़ा बड़ा ताजा ताजा फिल्म है, अभी डेवलप किया है, उसी टाइम पे हम लोग फिंगर आ जाएगा, तो उसको नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन कहेंगे। और फॉल्स इंडिकेशन है, कभी कभी वो आरटी फिल्म को टांगने के टाइम पे भी हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे कुछ क्लिप मार्क्स आ गया है, कभी कभी फिल्म प्रॉपरली धोया नहीं है, तो भी वो सब चीज नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। ऐसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में भी होगा, इसके अंदर भी होगा। आयन पार्टिकल गलती से वहां चिपक जाएंगे, लेकिन वो तो मटेरियल के डिजाइन ही ऐसा होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा वॉल हो सकता है, या तो यहाँ पे ये मटेरियल का डिजाइन ही ऐसा है, समझो ऐसा। लेकिन आयन पार्टिकल क्या समझेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, समझो ये डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, लेकिन ये तो इसके यहाँ पे तो एयर है, वो एयर में से ऐसा जंप करेगा। ठीक है, जंप करेगा तो आयन पार्टिकल यहाँ पे ज्यादा चिपक जाएगा, ये एरिया में ज्यादा चिपकेगा, और ज्यादा चिपकेगा तो हम लोग ऐसा बोल देंगे हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो मटेरियल का डिजाइन ही ऐसा होता है। समझो यहाँ पे कुछ एक ऐसा छोटा सा वॉल है, लेकिन वो मटेरियल का डिजाइन ऐसा है, वहां पे हॉल रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आयन पार्टिकल ऐसे ऐसे राउंड में चिपक जाएंगे। तो आपको क्या बोलना है, हाँ यहाँ पे अंदर कुछ डिफेक्ट है, ऐसा नहीं। तो मटेरियल का डिजाइन भी आपको पता होना चाहिए, वो इसके लिए यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्टर मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन। नहीं 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 नहीं, ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट કેટલા डेप्थ में था ये? नहीं नहीं, वो मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको समझाएगा, आप उसमें कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं। सुनो, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है वो 1/4 इंच से डेप्थ में नहीं होता है, ये याद रखो। 1/4 इंच डेप्थ मतलब 1/4, इसको अगर mm में अगर कन्वर्ट करेंगे 25.4 से कैलकुलेट 6.35 mm, तो उसके डेप्थ में हम लोग नहीं कर सकते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ओके, हाँ लेंथ जो है उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में करवाएगा, ऑलरेडी मैंने करवाया भी है, तो रिकॉर्ड वीडियो में आपको देगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, वो एक बार कर लो। आरटी में ऐसा बोला था राइट? हम्म नहीं नहीं, नॉन रिलेवेंट पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, रिलेवेंट इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो धीरे धीरे आपको अभी समझ में आ जाएगा, रुको आप। ठीक है, अभी देखो, वो सब चीज नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन होगा। अगर सरफेस इंडिकेशन प्रोड्यूस द शार्प डिस्टिंक्ट एंड क्लीन कट एंड टाइटली हेल्ड इंडिकेशन पैटर्न, एंड सब सरफेस में क्या होगा, हमने ये भी सीखा ना, सरफेस इंडिकेशन कैसा होगा, एकदम शार्प होगा,
डिस्टिंक्ट होगा, क्लीन कट होगा, एंड टाइट हेल्ड द इंडिकेशन पैटर्न, मतलब आयन पार्टिकल एकदम मस्त से चकाचक से चिपकेंगे, एकदम क्रैक जैसा ही माहौल बनाएगा वो आयन पार्टिकल, ऐसे ही लाइन में चिपकेंगे। तो वो हो गया हमारा सरफेस इंडिकेशन। सब सरफेस इंडिकेशन टेंड्स टू प्रोड्यूस द इंडिकेशन विच लेस डिस्टिंक्ट, फॉर्मिंग द डिफ्यूजन एंड फजिंग पैटर्न। फजी पैटर्न, फजी पैटर्न मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ ये क्या है, इसको बोलना चाहिए ये लैक ऑफ फ्यूजन, या तो क्रैक है या क्रैक नहीं है, या तो जानबूझ के ऐसा चिपका हुआ है, या तो उसका डिजाइन ऐसा है। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। तो सब सरफेस का थोड़ा करना मुश्किल है, बाकी सरफेस में तो आपको एकदम डिस्ट्रिक्ट एंड एकदम शार्प इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन अभी क्या है और रिलेवेंट इंडिकेशन क्या है वो मैं समझाता हूं। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, this is the group of non-relevant magnetic disturbance not due to the discontinuity, discontinuity की वजह से ये नहीं आ रहा है। ये क्या लिखा है, दिस इज ग्रुप ऑफ नॉन रिलेवेंट मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से। तो यहाँ पे ये जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स लाइन क्या होगा, यहां से ऐसे जंप मारेगा, यहां से ऐसे जंप मारेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन राउंड में है, समझो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राउंड में डायरेक्शन है, लेकिन ये यहाँ पे जंप मारेगा। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो मटेरियल कैसा है, थोड़ा वो स्लॉट है, उसमें वो स्लॉट है, तो मैग्नेट को थोड़ी पता है कि यहाँ पे स्लॉट है कि स्लॉट नहीं है, मैग्नेटिक पार्टिकल उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों को कैसे डिसाइड करना है, वो तो जो आयन पाउडर चिपकेंगे उससे हमें पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं देखेगा ये मेरा मामा का लड़का है, ये भांजा का लड़का है, ऐसा वो नहीं देखेगा, राइट। वो क्या होगा, तो यहाँ पे जंप मारेगा, यहाँ पे आयरन पार्टिकल जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे ऐसा महसूस होगा और एक फजी सा महसूस होगा, यहाँ ऐसे चिपक जाएंगे। लेकिन वो किसकी वजह से हुआ, वो डिजाइन की वजह से, उसमें स्लॉट था, वो कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं था, राइट। तो उसी की वजह से हुआ। तो वो सब चीज को क्या बोलेंगे, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, मतलब एक्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को कंफ्यूज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खुद कंफ्यूज हुआ, वो तो कंफ्यूज नहीं हुआ, कंफ्यूज हम हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल ब्रेक्स ऑफ द मेटल, मटेरियल ब्रेक्स होगा तब। a common non-relevant indication could be caused by the constriction in the metal through which the line force must be passed, such as the shift the keyways shown below। तो यहाँ पे कीवेज यहाँ पे जैसे शिफ्ट हुआ उसी की वजह से ये नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन आया। लेकिन नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन क्या है, डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, वो डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, ठीक है, याद रखो। वो इंडिकेशन बोला गया है, देखो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन बोला गया है, तो वो डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, वो तो मटेरियल का डिजाइन ऐसा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्बेंस किया है किसने, मैग्नेट, ये जो हमारा डिजाइन है उसने डिस्टर्बेंस किया है, इसके लिए ऐसा दिखा हमको। वहां पे आयन पार्टिकल चिपक गए तो बोल नहीं देने का यहाँ पे क्रैक है, इसके अंदर खोदो काटो, तो वो तो ग्राइंडर तो खच खच निकाल देगा, काट देगा, कांड आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन कैन बी कोज्ड बाय द फॉलोइंग, उसका रीजन क्या हो सकता है, तो कि एक्सेसिव मैग्नेटिक करंट आपने डाला है, वो भी रीजन हो सकता है। हमने करंट कितना रखना, फिर उसका वो 1 इंच के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हमने 19 mm से कम थिकनेस है तो भी अलग थिकनेस में अलग करंट यूज करना है, 19 mm से ज्यादा थिकनेस है तो भी अलग करंट यूज करना है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इक्विपमेंट का आगे का चैप्टर जो हमने किया ना उसमें हमने पूरा सीखा। उसके बाद सोलेनोइड कॉइल है उसमें कितना करंट पास करना चाहिए, तो एन आई इज इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई एल बाई डी रेशियो, ये सब सीखा ना कि करंट कितना रखना चाहिए। तो उसके हिसाब से समझो करंट आपको बोला गया था 1200 एम्पियर, तो आपने रख दिया 1800, तो कांड हो जाएगा। तो ये लिखा है कि नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन आने का चांस क्यों है। हाँ तो वो गलत है, वैसा इंडिकेशन होना चाहिए। करंट के ऊपर यहाँ पे रेगुलेटर होगा, ठीक है ना, वो रेगुलेटर में पता होगा कि आप कितना करंट रख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कैलिब्रेशन में पकड़ा जाएगा, कैलिब्रेशन कोई आपको करके ही नहीं देगा ऐसे मशीन को, ठीक है। हाँ लेकिन कुछ लोग वैसा भी यूज करते हैं, राइट, कुछ लोग ऐसा यूज करते हैं, तो वो अली बाबा है, क्या बोलते हैं उसको, चाइना वाला सिस्टम, अली बाबा चलता है इसके लिए। हाँ उसमें करंट फिक्स रहता है, उसमें करंट फिक्स रहता है,
वो जब आप कैलिब्रेशन का फॉर्म देखेंगे ना, मेरे पास पड़ा है, देखो ये कैलिब्रेशन का फॉर्म है, उसमें आप देखेंगे तो वो फिक्स रहता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन आने का रीजन क्या है? एक्सेसिव मैग्नेटाइजिंग करंट, करंट आपने ज्यादा रख दिया है, तब भी प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, और ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होगा। स्ट्रॉन्ग फिर यहाँ पे जो फ्लक्स लीकेज यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक हमारा डिस्टरबेंस होगा यहाँ पे, और उसी की वजह से हम लोगों का आयन पार्टिकल चिपक जाएगा, तो हम लोगों को लगेगा कोई इंडिकेशन है, एक्चुअली वो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन था, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल डिजाइन ही ऐसा होगा, ये डिजाइन ही ऐसा है, देखो ये कोई इंडिकेशन नहीं है, शायद यहाँ पे भी ऐसा 3-4 हॉल हो, वो डिजाइन ऐसा होगा। अगर इन केस डिजाइन ऐसा होगा हॉल का, तो वहां पे भी, यहाँ पे जब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे, 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 लेकिन डिजाइन ही ऐसा होगा तो वो जरूरी नहीं है वो इंडिकेशन है, वो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस ऑफ द परमिएबिलिटी विथ इन द आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है लेकिन परमिएबिलिटी अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक ही आर्टिकल है लेकिन परमिएबिलिटी अलग है। देखो यहाँ पे मैग्नेट क्या बनेगा, यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, एक में कम और एक में ज्यादा, ऐसा भी होने का चांस है ना। अगर एक जगह पे पतला है, पतला पतला मटेरियल है, और वही मटेरियल एक जगह से ज्यादा है, देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है वो ज्यादा है, ये एरिया कम है, तो यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। तो उसी की वजह से भी हमारा नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन आने का चांसेस है। तो ये 3 रीजन है, ठीक है। करंट आपने ज्यादा रखा, या मटेरियल का डिजाइन ही ऐसा है, या तो फिर हम लोग परमिएबिलिटी अलग अलग है, ठीक है, यही है ना, परमिएबिलिटी इन द आर्टिकल इज डिफरेंट, तो वो गलत अलग अलग होगा, ठीक है। ओवर द मैग्नेटाइजेशन could cause the non-relevant indication due to the leakage field attractive part shown below। तो यहाँ पे देखो ये एक पार्ट दिखाया है, यहाँ पे ऐसा एक की वेज है, क्या है, की वेज है, ऐसा मटेरियल का डिजाइन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा, आयन पार्टिकल पूरा चिपक जाएगा। तो आप ऐसा नहीं बोल के आने का, साहब मुझे कुछ मिल गया, क्रैक जैसा मिल गया सर काट डालो, ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है। ये नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है, क्या है, नॉन रिलेवेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसमें ऐसा डिजाइन ही ऐसा है इसका, ये मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अब समझ जाने का ये क्या है। तो उसी की वजह से ये इसमें स्लॉट थोड़ा बहुत पड़ा, तो यहाँ पे ऐसे आयन पार्टिकल ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोल देंगे, वहां पे साहब को तो एकदम पैटर्न जैसा डिस्कंटिन्यूटी मिला है, लेकिन वो डिस्कंटिन्यूटी नहीं था, वो डिजाइन की वजह से वहां पे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो डिस्टरबेंस हुआ, उसी की वजह से वहां आयन पार्टिकल चिपका, तो वो कौन सा बोलेंगे, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सेसिव मैग्नेटाइजेशन कैन आल्सो कॉज नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, कैन सिंपली स्क्वायर्ड ऑब्जेक्ट इन शोन बिलो द सर्कुलर मैग्नेटिक पार्ट बिलो। तो देखो अभी ज्यादा करंट आपने यूज कर दिया, तो ये जो धार है ना, ये जो धार, समझो यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा उसने घुसाया है, ठीक है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अभी करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड रूल्स यूज करो, कौन सा डायरेक्शन में होगा उसका, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा, राइट, ऐसे रखना है ना, गलत डाला है ना, ऐसे जाएगा, राइट, बराबर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, लेकिन ये सब चीज जो धारे है ना, उसकी धारे एकदम शार्प जो धार है, वहां पे आयन पार्टिकल चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा, करंट आपने ज्यादा रखा है, जो लिमिट से बाहर करंट रखा है आपने, और कितना लिमिट रखना है वो आगे के चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसमें मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो करंट लिमिट से ज्यादा रखोगे तो भी कांड होने का चांसेस है। ये जो दूसरे कलर का मैं दिखा रहा हूँ, वहां पे आपका आयन पार्टिकल चिपक जाएगा, और आप मजा में आके आ जाएंगे, कोऑर्डिनेटर को बोल देंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है साहब, लेकिन वो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन था, वो रिलेवेंट इंडिकेशन नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
एक यहाँ पे ऐसा एक मटेरियल है, ठीक है, देखो ऐसा स्लॉट वाला, ठीक है, मैं 3D में नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही खाली मैं ये रेड लाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा डिजाइन ही ऐसा ऐसा है। अब्रूप्ट चेंजेस द सेक्शन थिकनेस, अब्रूप्ट मतलब एक सडनली अलग ही चेंज करने वाला, थिकनेस अलग ही चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कम थिकनेस है, यहाँ पे ज्यादा थिकनेस है, यहाँ पे ऐसे चेंजेस, क्या लिखा है, अब्रूप्ट मतलब सडनली चेंजेस ऑफ द सेक्शन थिकनेस, the longitudinal magnetization part will cause the flux leakage where the line of force leaves enter the part। अभी देखो ये यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पे समझो एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट राउंड में फ्लो हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन है, समझो इसका क्या है, सर्कुलर में ऐसा इसको सोलेनोइड कॉइल लगाया है, तो इसमें क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल फ्लो होगा, राइट। ये तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन ध्रुव है, ठीक है, ऐसा समझो, तो एक एस बनेगा एक एन बनेगा, राइट। ये यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, ऐसा एन एस ध्रुव के एस में से एंटर होगा और एन में से एंटर होगा, एस में से निकलेगा, राइट, ऐसा होगा ना। तो हमारा ए लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में तो यहाँ पे भी ऐसा जाएगा, लेकिन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे तो भाई सब नीचे गिर जाएंगे, ये तो जा नहीं पाएंगे, इसके लिए यहाँ से ऐसा जंप करेंगे, यहाँ से फिर ऐसा जंप करेंगे, तो क्या होगा, आयन पार्टिकल है ना ऐसे ऐसे चिपकेगा, ऐसे ऐसे, अगर ज्यादा आयन पार्टिकल डालोगे ना तो ऐसा लाइन वो क्या बोलते हैं, आंट होती है ना, आंट, वो कभी बहुत सारे पिक्चरों में आता है ना, एकदम जो झाड़ी से चिपक जाती है, एक एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा चिपक के ऐसा लाइन बना लेगा, राइट। तो हम लोगों को इसका मतलब ये नहीं कि ये डिसकंटिन्यूटी है, ये क्या है, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन में कोई के ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अभी बात समझे ना थोड़ा थोड़ा। रिलेवेंट इंडिकेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्ट कितना होता है, नॉट एक्सेप्ट कितना होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है। समझो कभी कभी क्या होता है, परमिएबिलिटी डिफरेंट होता है। परमिएबिलिटी मतलब क्या, परमिएबिलिटी मतलब मैग्नेट को एक्सेप्ट करने की क्षमता, मैग्नेट को क्या है, एक्सेप्ट करने की क्षमता। हीट ट्रीटमेंट हो गया, समझो ये जो मेरा सुई है, ये क्या है, ये जो है मेरा एक खिल है, ठीक है, खिल को अगर मैं बैंड कर देगा तो ये एरिया में क्या होगा, थोड़ा हीट जनरेट होगा। अब कोई भी मेटल को आप गर्म करेंगे तो हीट जनरेट होगा ना, वो हीट के एरिया में जब वापस उसको सीधा कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं था, लेकिन हीट ट्रीटमेंट ही समझो, छोटा सा ऐसा समझो, एग्जांपल के तौर पे अभी ऐसा समझो, तो उतने एरिया का हीटिंग हुआ, हीटिंग होने की वजह से यहाँ पे फिर क्या होगा, वो आयन पार्टिकल चिपकने लगेंगे और हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो इंडिकेशन है कि जो है इंडिकेशन नहीं था, ठीक है। परमिएबिलिटी डिफरेंट, ओके, इसका परमिएबिलिटी भी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हीट हुआ ना, हीट हुआ तो पहले जैसा उसका परमिएबिलिटी नहीं रहेगा, शायद इसका ज्यादा हो, इसका कम हो, या इसका कम हो या इसका ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। उस टाइम पे परमिएबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका, समझो मैंने 100 का फील्ड अप्लाई करता हूँ, 100 का करंट अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे शायद ज्यादा करंट प्रोड्यूस, यहाँ पे ये जो खिल है इतना एरिया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से इतना एरिया और यहाँ से इतना एरिया, वो एरिया में ज्यादा मैग्नेट प्रोड्यूस हो, यहाँ पे कम मैग्नेट प्रोड्यूस हो, या तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेट प्रोड्यूस हो, बाहर में साइड में कम हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन परमिएबिलिटी डिफरेंट हो गया ना, तो उसी की वजह से आयन पार्टिकल जहां पे परमिएबिलिटी वहां पे प्रॉब्लम करेगा, वहां पे चिपक जाएगा, ठीक है। Permeability different in the part can also cause the non-relevant indication. Cold working metal can change the permeability. For example, bending and straightening the nail will cause the metal to become hard at the point bending, and when the nail is, इसको nail बोला है इन लोगों ने, हम लोग क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, हमारे इंडियन लैंग्वेज में हम लोग खिल बोलते हैं, राइट, या अमेरिकन, हाँ, और अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं, नेल, ठीक है, हमें क्या लेना देना, लेकिन बिठा देंगे, थोड़े टाइम रुको, उसको भी हम बिठाएंगे, अमेरिकन वाले को भी। विल फ्लक्स लीकेज वेयर द परमेबिलिटी चेंज सी बिलो, तो यहाँ पे परमेबिलिटी चेंज हो गया तो यहाँ पे भी चिपक गया, यहाँ पे भी चिपकेगा आप करेंगे तो लेकिन वो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है, राइट। यहाँ पे देखो ये सीजल आपने देखा है किसी ने, वो वेल्डिंग का स्लेग रिमूव करने के लिए सीजल आता है, तो सीजल जो है ना इसमें स्लॉट आते हैं, ऐसे ऐसे स्लॉट आते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा स्लॉट आता है, तो ये स्लॉट है, यहाँ पे भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा स्लॉट रहेगा, राइट। वो जो स्लॉट है उसके बीच में एब्रूप्ट चेंज हुआ ना,
मटेरियल का थिकनेस में एब्रुप्ट चेंज हुआ, तो उसकी वजह से वहां पे फिर हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे तो शायद वहां चिपक जाए, तो वो भी नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है। तो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन विल आल्सो अपीयर द अक्रॉस द शैंक ऑफ द कोल्ड सीजल वेयर द attrited portion and soft shank begins। यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाई नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन कैन reduced if the operator remember that। ऑपरेटर को क्या क्या ध्यान में रखना है, पहला क्या ध्यान रखना है ऑपरेटर को, दे कैन बी आइडेंटिफाई बाय द फजी इमेज है, वो आपको पता होना चाहिए जब आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं तब, रेदर देन शार्प है, ये इंडिकेशन है क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे तो इसका मेटल का ही प्रॉब्लम है, इसका ये जो मैं बैंड पोर्शन आपको दे रहा हूँ उसमें पता है ना बहुत सारी जगह पे ऐसा लाइन आता है, उसका रीजन क्या है, वो खील जैसा ही है ना, लेकिन एक्चुअली बीच में एक बड़ा क्रैक है तो वही क्रैक है, बाकी सब जगह पे नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन बन गया, राइट हो, तो वो आपको प्रॉपरली अभी आइडिया आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दे आर यूजली एसोसिएटेड विथ सम फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन लाइक कीवेज एंड शार्प कॉर्नर। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको डिजाइन भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हॉल था, यहाँ पे ऐसा होगा, इसी की वजह से यहाँ पे आया हुआ है, डिजाइन आपको ड्राइंग पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है दे आर यूजली यूनिफॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन एंड साइज, आपको साइज एंड डायरेक्शन वो सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, false indication are caused when the particles are accumulated and held mechanically by gravity। if the part has rough surface they may cause the indication। false indication भी आने का चांसेस है, वो भी आपको, मतलब कहां से वो मटेरियल आया है वो जगह, ओरिजिन मतलब वो मटेरियल कैसे बना है वो एरिया, ऐसा आप समझ लो अभी टेम्पररी, ओरिजिन मतलब उसका बर्थ प्लेस। ठीक है, आगे इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी रिलेटेड टू द ओरिजिनल मेटल मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल इन इनगोट इन और कास्टिंग। देखो इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी रिलेट टू द ओरिजिनल मेल्टिंग, जब ये इनगोट है, समझो ये छाछा है बीबा है जो भी समझना है समझो, ये इनगोट है, मैं यहाँ पे रेड कलर का राउंड किया है, वो इनगोट है, उसके अंदर आपको मेटल को प्योर करना है, क्या करना है, मेटल को प्योर करना है, प्योर मतलब डालना है, तो बाहर से जब आप डालेंगे तो ऐसा हो सकता है ऐसे ऐसे वो भरेगा, ऐसा ऐसा भरेगा, ऐसा भी हो सकता है धीरे धीरे ऐसा भरे, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है शायद यहाँ पे जगह रह जाए, यहाँ पे जगह रह जाए, यहाँ पे जगह रह जाए, तो वो डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप उसके अंदर डालेंगे तब धीरे धीरे टेम्परेचर सडनली फॉल होना स्टार्ट होगा, तो आपको अगर धीरे धीरे डाले तो भी प्रॉब्लम, जल्दी डाले तो भी प्रॉब्लम, इसके लिए यहाँ पे एक चीज फिक्स किया जाता है, उसका रेट, कि कैसे डालना है उसको, कितने स्पीड से डालना है उसको, कितना उसमें जाना चाहिए, कितना डेंसिटी वाला जाना चाहिए उसको, ये सब चीज का भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। देखिए खाली बोले हमें क्या लेना देना, हमें तो देख लेना है डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टिपिकल डिसकंटिन्यूटी फाउंड इन इनगोट, देखो टिपिकल डिसकंटिन्यूटी फाउंड इन इनगोट आर इंक्लूजन, तो टिपिकली जनरली क्या मिलता है, इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या चीज है, इंक्लूजन मतलब जो मेटल है धारों के हमको अंदर डालना है, ऐसा सोचो कि कार्बन स्टील अंदर घुसाना है, 516 ग्रेड 70 डालना है हमको, प्योर करना है, तो 516 ग्रेड 70 प्योर करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई कॉपर घुस जाएगा तो उसको बोलते हैं इंक्लूजन। ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर कोई डस्ट घुस जाए तो उसको इंक्लूजन, कोई कचरा फंस जाए तो इंक्लूजन, कोई मटेरियल के सिवा कोई और भाई साहब अंदर घुस जाए उसको बोलना है हमको इंक्लूजन। ठीक है, आगे ब्लो होल्स, ब्लो होल्स क्या है, मतलब एक एयर है, एक वन ऑफ द गैसेज है। ठीक है, ओके, पाइप्स, पाइप्स मतलब यहां पे जनरेट होता है, पाइप मतलब ऐसा चीज जब आप इनगोट प्यूरिंग करते हैं तो धीरे 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 वहां पे एक शेड सा बन जाता है, उसको पाइप डिसकंटिन्यूटी, पाइप मतलब हमारा वो पाइप नहीं है, उसको कंफ्यूज नहीं करने का, ये डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। सेग्रेशन, तो एक एक हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। नॉन मेटालिक इंक्लूजन सच एज स्लैग, ऑक्साइड, सल्फाइड आर प्रेजेंट इन ओरिजिनल इनगोट। देखो
नॉन मेटालिक इंक्लूजन, नॉन मेटालिक नाम ही उसका देखो ना, नॉन मेटालिक मतलब मेटालिक नहीं है वो। ऐसा हो सकता है कि स्लेग हो जाए, स्लेग मतलब कचरा, वो मिट्टी, ऐसा भी हो जाए, मिट्टी कचरा जो मेटल नहीं है वैसा चीज, मेटल नहीं है वैसा चीज को नॉन मेटालिक बोलेंगे। जैसे कि स्लेग, ऑक्साइड, ऑक्साइड भी ऐसा है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक ऑक्साइड या तो SOX NOX वो सब चीज ऑक्साइड है, तो वो ऑक्साइड घुस जाएगा। वो सल्फाइड, देखो सल्फाइड है ना बहुत कचरा चीज है, सल्फाइड और फॉस्फोरस, ये दोनों चीज से हम लोग जब एमटीसी चेक करते हैं ना तब हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सल्फाइड जो सल्फर है ना वो ज्यादा तो नहीं चला गया है ना कुछ लिमिट से। एएसएमई कोड से, एएसएमई सेक्शन 2 ये में जो दिया गया है हमारा फेरस वाला, तो वो 516 ग्रेड 70 बात करूं मैं, तो उसमें सल्फाइड सल्फर का एक लिमिट है, 0.030 ऐसा कुछ लिमिट है, तो वो लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो नहीं चलेगा। इसके लिए ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जितनी कंपनी में जाएगा ना पहला मेरा काम यही है, एमटी से मुझे दिखाएगा तो मैं पहले सल्फर वन फास्फोरस चेक करेगा, सबसे पहला वही काम करेगा, क्योंकि बहुत कचरा चीज है साला, कितना भी हम कंट्रोल करो लेकिन वो मटेरियल के अंदर साला घुस ही जाता है। अगर कम सल्फाइड वाला मटेरियल चाहिए तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये भी बात हो गया ना इसका मतलब, तो ये भी है ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। ब्लो होल्स मतलब पोर्स, पोर्स मतलब पोरोसिटी, ऐसा समझो आप, आर फॉर्म्ड बाय गैस विच आर इंसोल्यूएबल इन मोल्टेन मेटल। देखो फॉर्म्ड बाय गैस, एक तो क्या है ये, ब्लो होल्स आर फॉर्म्ड बाय गैस, गैस के स्वरूप में है, गैस के स्वरूप में है, एंड विच इज इनसोल्यूएबल, किसके साथ, मोल्टेन मेटल के साथ सॉल्व नहीं होगा, वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं, वो तो भाई साहब कॉर्नर पे या बीच में ऐसे ही खड़ा रह जाएगा, जिसको जो करना है करो, वो तो उसके ऊपर से साइड से वो एक टाइप का एयर है, ऐसा समझो आप। इसके लिए लिखा है फॉर्म्ड बाय गैस, गैस, गैस को तो हम एयर ही बोलेंगे, राइट, वो वन ऑफ द गैस जैसा है, और वो विच आर इनसोल्यूएबल मतलब, इनसोल्यूएबल मतलब ऐसा कि पानी के अंदर में एक पत्थर डालू तो वो सॉल्व हो जाएगा इसके साथ, अब वही अगर पानी के अंदर में शक्कर डालू तो सॉल्व हो जाएगा, तो पानी के अंदर में शक्कर डाला उसको सोल्यूएबल बोलते हैं, पानी के अंदर पत्थर डाला वो पत्थर है उसको इनसोल्यूएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनसोल्यूएबल। तो वैसा मटेरियल के अंदर, मटेरियल का जब हम प्योर करते हैं तब ये भाई साहब गैस जो है वो मटेरियल के साथ मिलेगा नहीं, अलग ही रहेगा, कॉर्नर पे बैठेगा, बीच में बैठेगा, किधर भी उसका मन चाहे वहां बैठेगा, तो उसी की वजह से मोल्टेन मेटल के साथ इंसोल्यूबल रहेगा, एंड ट्रैप्ड व्हेन द मेटल इज सॉलिडिफिकेशन, एंड ट्रैप्ड मतलब अंदर बैठा रहेगा, कहां पे, जब मटेरियल सॉलिडिफाई होगा, मटेरियल धीरे 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 धीरे, वो पहले तो क्या था लिक्विड फॉर्म में था ना मटेरियल, हमने ऊपर से डाला तो लिक्विड फॉर्म में था, अभी धीरे 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 क्या होगा, वो टेम्परेचर कम होता जाएगा। भाई सो मत भाई, चाय मंगवा भाई, ठीक है सोने का नहीं ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इनसॉल्युएबल मतलब ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप होके, जब ट्रैप कब होगा, मेटल जब सॉलिडिफाई होगा तब ट्रैप होगा, ट्रैप मतलब बैठना और कुछ नहीं है, ट्रैप मतलब अपना जगह फिक्स करके बैठ जाएगा वहां पे, ठीक है, ऐसा चीज। आगे बढ़ते हैं। पाइप, पाइप इज द डिसकंटिन्यूटी इन द सेंटर ऑफ द इनगोट caused by internal shrinkage during solidification। अभी क्या होगा, ये इनगोट है, यहां से मेटल ऐसा प्योर करता रहता हूं, रेड कलर का ही होता है, ठीक है, रेडिश टाइप का होता रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे गिराया तो सबसे पहले नीचे के सतह में एकदम मस्त बैठेगा, ऐसे ऐसे मस्त बराबर बैठेगा, लेकिन क्या होगा फिर धीरे धीरे है ना, टेम्परेचर कम होने के चक्कर में फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता जाएगा, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब डालेंगे तब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब ऊपर से डालेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे ही अंदर गिरेगा, वो अंदर गिरेगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ही रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, इसी की वजह से यहाँ पे एक एक सा एक क्या उसका एक जगह बना लेगा, एक क्या बोलते हैं उसको, एक एरो पाथ जैसा बना लेगा वो, ठीक है। अगल बगल में ये सब चीजें ना वो सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, अगल बगल में ये सब सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये एरिया है वहां पे अभी टेम्परेचर गर्म होगा, उसी की वजह से धीरे धीरे फिर श्रिंकेज होगा। देखो ये पूरा भर गया है, समझो ये पूरा भर गया है, तो पूरा भरने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहां से श्रिंकेज, तो ये जो सरफेस है ना
वो इसको ऐसे खींचेगा, ये सरफेस है ना मेटल को ऐसे खींचेगा, ऐसा एकदम बराबर सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर बीच में एक जगह सा महसूस करवाएगा, और वो जो जगह है वो ऐसा बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं पाइप्स। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे तो है ना, ये देखो, ये भी एक वन ऑफ द पाइप जैसा सिस्टम है। वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, लगाते हैं मतलब इसका मुंह खुला है, उसके ऊपर से आपको डालना है। ऐसा भी कर सकते हैं। अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया मार्केट में, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो डिसकंटिन्यूटी से मतलब है। हम लोग तो ये भी इसमें भी नहीं जाने वाले, हम लोगों को तो वेल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग डिपार्टमेंट हमारा मेटलर्जी का है, तो इसके लिए ये सब चीज थोड़ा बहुत सब सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल समझो ऐसा आया और इसका एनडीटी ओके हो गया शायद, और एक्सेप्टेंस लिमिट था इसके लिए एक्सेप्ट हो गया, समझो यहाँ पे कोई एक पिन होल पोरोसिटी यहाँ पे ऐसा है, वो एक्सेप्ट हो गया क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर आ गया। लेकिन ये मटेरियल हमारे पास आया, फिर इतना एरिया हमको यहाँ पे ऐसा काटना पड़ा, तो ये पोरोसिटी हमको दिखेगा ना, है? दिखेगा ना। तो उसी की वजह से कुछ ऐसा मटेरियल है कि वो हमको जब ड्यूरिंग प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, फेब्रिकेशन प्रोसेस, मशीनिंग है या फिर फोर्जिंग है, वो सब चीज प्रोसेस के टाइम पे वो डिसकंटिन्यूटी ओपन होगा। इसके लिए ये हमको समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। और अभी कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे सर मेरे पास प्लेट आया लेकिन उसमें तो बहुत सारा क्रैक दिख रहा है। मेरे पास प्लेट आया सर, लेकिन मैंने ऊपर से मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूं ना, तो मैं फिर पीटी कर रहा हूं ना, तो बहुत सारा पोरोसिटी पोरोसिटी आ रहा है। ऐसा भी होने का चांस है ना। तो वो कहाँ पे लोचा लापसी हुआ होगा? यहाँ पे इनगोट में लोचा लापसी हुआ होगा, समझे आप? नया कोई रॉकेट नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। सेग्रेशन। सेग्रेशन occur when the distribution of the various element, जब ये अंदर हम डालेंगे मटेरियल को, प्योर करेंगे, तब धीरे धीरे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग करेंगे, धीरे धीरे एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा और सेग्रेशन नाम का डिसकंटिन्यूटी आएगा। एंड वेरियस एलिमेंट इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू द इनगोट। ओके अभी यहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो भाई साहब क्या करेंगे, ग्रुप सिस्टम बना लेंगे कि हम तो इतने टेम्परेचर वाले हैं, आप हमारा इतना एरिया इतना टेम्परेचर। हमारे घर में भी ऐसा ग्रुप होता है ना, ये इतना जमीन मेरा, इतना जमीन उसका। जमीन तो एक ही है, जमीन तो एक ही है, मटेरियल एक ही है, कार्बन स्टील ऊपर से प्योर किया तो मटेरियल सब एक ही है, लेकिन उसमें भी जमीन के पार्ट हो जाते हैं ना, इतने तक मेरा ही जमीन, इतने तक मेरा ही जमीन। तो वही सेग्रेशन बोलेंगे उसको, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है? तो मटेरियल के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से वो भाई साहब अलग अलग अपना एरिया पार्ट डिसाइड करेंगे, और वहां से फिर मटेरियल का अंदर का जो पोरस पार्टिकल है, बॉन्डिंग सिस्टम है, वो थोड़ा अलग होगा, अलग अलग होगा। किसी का हम बोलते हैं ना वेल्डिंग है, वेल्डिंग मारते हैं तो हमारा क्या होता है, सेग्रेशन वहां पे भी जनरेट होता है देखा जाए तो। क्यों? वेल्डिंग में हीट इफेक्टेड जोन होता है, होता है। वेल्डिंग मारेंगे और हीट इफेक्टेड जोन दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन है किसका पार्ट? वो बेस मेटल एंड वेल्डिंग का ही पार्ट है, और है तो दोनों कार्बन स्टील ही है, लेकिन फिर भी वहां पे भी सेग्रेशन। ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? नया कोई रॉकेट नहीं है, आप इतना समझ लो। आगे खली बली आगे बढ़ते हैं। When the ingot is further process, जब आप इनगोट ये बन गया, इसके बाद इसका हम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, स्लैब में काटेंगे, ब्लूम्स में या बिलेट्स में उसको काट डालेंगे, बहुत सारे पार्ट। क्योंकि ये तो भाई बहुत बड़ा एक रूम जितना बड़ा बड़ा बनता है। शायद ऐसा भी होता है, ये रूम जितना बड़ा बना है उतना मेटल का ऐसा सॉलिडिफिकेशन हुआ है, तो ये क्या पूरा का पूरा हम कंपनी के अंदर भेज देंगे? ऐसा नहीं ना, इसका छोटे छोटे पार्ट करेंगे, प्लेट के हिसाब से पार्ट करेंगे। वो प्लेट समझो छोटा 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 जितना थिकनेस का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो प्लेट काट दिया, फिर अलग अलग मटेरियल कंपनी को देंगे कि हाँ भाई ये प्लेट ले लो, ये प्लेट, ऐसा करके, ठीक है ना? तो ऐसा ही है यहाँ पे। व्हेन द इनगोट इज फर्दर प्रोसेसिंग इनटू द स्लैब, ब्लूम्स एंड बिलेट, इट इज द पॉसिबल टू अबाउट डिसकंटिन्यूटी टू चेंज द साइज एंड शेप। जब हम उसको काटेंगे तो ऐसा हो सकता है कि समझो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूं, मैं यहाँ पे एक बोलूं, यहाँ पे ऐसा एक डिसकंटिन्यूटी आया, या तो कोई ऐसा डिसकंटिन्यूटी आया, ठीक है? यहाँ पे अभी इसका 25 mm लेंथ है, कितना है? 25 mm है, 25 mm है, ठीक है? अभी 25 mm लेंथ है, लेकिन मैं इसको बिलेट में इसके ऐसा काट देगा, तो इतने एरिया में ये तो क्या अभी अभी इतना ये अलग हो गया, ये पार्ट यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है? तो ये पार्ट समझो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी हो शायद इतना ही हो जाए, तो शेप एंड साइज चेंज हो गया ना उसका। तो ऐसा कहने का मतलब है यहाँ का नया कोई रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
द डिस्कंटिन्यूटी आफ्टर रोलिंग द फॉर्म्ड आर कॉल्ड लेमिनेशन ट्रिंज एंड सीम्स। जब आप डिस्कंटिन्यूटी रोल होता है, डिस्कंटिन्यूटी जब उसके ऊपर वेट आता है, उसको रोलिंग किया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है वो पोरोसिटी बड़ा हो जाए, वो पोरोसिटी क्रैक के अंदर जनरेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यही है, लेमिनेशन बन जाए। वो ऐसा समझो एक बड़ा सा पोरोसिटी है, उसको ऐसा दबाएंगे दबाएंगे। रोटी घर पे हम हमारा मदर बनाता है तो क्या होता है, उसके अंदर कभी कभी एयर आ जाता है तो वो एयर आगे आगे बढ़ता रहता है, पता है ना, लोगों को देखा होगा, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हाँ, मोबाइल में भी ऐसा होता है। ठीक है, लेमिनेशन, मोबाइल में लेमिनेशन करते हैं, बहुत एग्जांपल अच्छा दिया आपने। मोबाइल में जब लेमिनेशन करते हैं तो उसमें एयर बच जाता है, पता है, फिर एयर को धीरे 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 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आगे आगे उसको निकालना पड़ता है उंगली से दबा दबा के। अगर नहीं दबाया तो फिर वहां पे अगल बगल में घूमता रहता है, फिर वो एरिया खराब कर देगा, या तो हमको फिर वहां पे एक वॉल करना पड़ेगा, वहां से एयर निकल जाए, लेकिन वॉल भी फिर सक्सेस नहीं होगा, आपको उंगली से ही निकालना चाहिए। लेकिन मटेरियल में क्या होगा, वही चीज जैसे जैसे जहां जहां पे वो रोल होगा, जहां जहां पे वो पास करेगा, जहां जहां से वो चलेगा, वहां पे वो लेमिनेशन जनरेट करता जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, लेमिनेशन जनरेट करता जाएगा। ठीक है, वही स्ट्रिंजर, अभी मैं स्ट्रिंजर की बात करता हूं। समझो स्ट्रिंजर एक पोरोसिटी है, उसको रोल किया तो वो पोरोसिटी लंबा हो जाएगा, ऐसा भी होने का चांस है, और वो क्रैक बन जाएगा, ऐसा भी होने का चांस है। उसको बोलते हैं स्ट्रिंजर। एंड सिम्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एंड ओरिजिनल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। उसका ओरिजिनल टाइप कौन सा है, उसके हिसाब से ये सब चीज बन जाता है। भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? भाई ऑनलाइन वाला तो पता नहीं, मैं ऑनलाइन में भी यार ज्यादा समझ में आ रहा है ना, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं भाई, चैप्टर बहुत लंबा है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो हॉट टैप, हॉट टैप देखो, नया 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 कुछ चीज आया। हॉट टैप इज यूजली क्रॉप्ड ऑफ रिमूव द मोस्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी बिफोर इनगोट इन द फर्दर प्रोसेस। हॉट टैप जो है, इसमें भी एक प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, वो आप आगे आएगा हॉट टैप तो मैं समझाएगा। ठीक है, टिपिकल इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी फाउंड इन कास्टिंग। टिपिकल क्या लिखा है, टिपिकल, जनरली हम लोगों को इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी फाउंड इन कास्टिंग, कास्टिंग के अंदर ये डिसकंटिन्यूटी ज्यादा मिलते हैं। कोल्ड शट, हॉट टीयर, श्रिंकेज कैविटी, माइक्रो श्रिंकेज, ब्लो होल्स एंड पोरोसिटी, ये सब चीज मिलता है। समझो मैं यहाँ पे एक इन्वर्ट करता हूं, यहां से मटेरियल अंदर घुसाता हूं, अभी क्या होगा, समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मेजर करो, यहाँ से 2400 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे आते आते शायद 2000 हो जाए, यहाँ पे आते आते शायद 1500 हो जाए, यहां से आते आते शायद 800 हो जाए, होने का चांस है ना भाई, क्योंकि ये तो सडन फॉल हो रहा है टेम्परेचर, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत, आप आंख पग पलक झपकते ही फट से वो नीचे धीरे धीरे गिर जाएगा, समझिए आप। ओके, अभी यहाँ पे हमने गिरा, यहाँ पे बराबर चला भाई साहब, बराबर चला, बराबर चला, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, उसका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से ऐसे नीचे जैसे ही गिरा, ऐसा ही हो सकता है कि ये एरिया बच गया, देखो ये एरिया में कुछ भी मेटल नहीं है, मैं राउंड किया ना वो, तो ऐसा भी हो सकता है, और धीरे से ऐसा गिर के ऐसा वहां पे ही सूख जाए, वहां पे ही सॉलिडिफिकेशन हो जाए, तो एरिया में जाएगा ही नहीं। तो ये एरिया को बोलते हैं कोल्ड शर्ट। क्या बोलते हैं, कोल्ड शर्ट। सिंपल दूसरा लैंग्वेज में मैं बोलूं तो, यहां से ऐसा गिरा, शायद उसके छींटे यहाँ पे ऐसे ऐसे उड़े, तो छींटे यहाँ पे चिपक जाएगा, फिर वो छींटे चिपक गए, वो तो सॉलिडिफिकेशन हो गया, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो हो गया था, सॉलिडिफिकेशन हो गए, उसी की वजह से यहाँ पे छींटा भी चिपक गया, और वो छींटा जो है उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हॉट टीयर। वो जो छींटा उड़ा ना, उसको हॉट टीयर, हॉट टीयर, टीयर मतलब आंसू, तो आंसू का ड्रॉप जब जमीन पे गिरेगा तो छींटे छींटे में, या तो छींटे छींटे से ही निकलता है ना नीचे। अभी मैं आपको ये बोलूं, ग्लास के अंदर पानी है, ग्लास के अंदर पानी है, उसको हमारा पैर है, वो उसके थोड़ा दूर ऐसा करके नीचे गिराएंगे पानी को, तो उसके छींटे उड़ेंगे ना, हमको महसूस होगा ना, हाँ हमारा पैर है वो भीग रहा है, थोड़ा थोड़ा उसमें छींटे आ रहे हैं, तो वही छींटे मटेरियल के अंदर भी होते हैं। फिर वो छींटे क्या होते हैं, वहां पे रहते हैं, फिर सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो सॉलिडिफिकेशन हो जाते हैं, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद फिर वो किसी को ना तो आने देता है, उसके बगल में मिलने देता है, ना तो किसी को उसके साथ मिलाता है। ठीक है, तो वो ऐसा ही रह जाता है, तो वो एरिया उसका एक बाउंड्री क्लियर हो जाता है, वो बाउंड्री के अंदर उसको बोलते हैं हॉट टीयर। क्या बोलते हैं, हॉट टीयर। कोल्ड शट तो मैंने आपको समझा दिया, हॉट टीयर समझा दिया। श्रिंकेज कैविटी,
अभी क्या होगा, यहाँ पे भाई साहब वो टेम्परेचर आया, यहाँ पे वो टेम्परेचर आया, समझो ये पूरा का पूरा भर गया। अभी टेंडेंसी क्या है, ये जो सरफेस है ना, ये दूसरे कलर का मैं दिखा रहा हूँ, शायद और कलर चेंज कर दूं, ये जो ये सरफेस है और यहाँ पे ये सरफेस है, ये दोनों सरफेस क्या करेंगे, ये सरफेस है ना मटेरियल को ऊपर ऊपर खींचेंगे, ये मटेरियल को ऊपर खींचेंगे, यहां से भी वो नीचे खींचेंगे, दोनों अपना अपना एरिया में। यहाँ पे देखो ये सरफेस है, वो इसको मटेरियल को ऐसा खींचेगा, ये सरफेस मटेरियल को ऐसा खींचेगा, तो ऐसा खींचने के टाइम पे वो दोनों के बीच में मटेरियल कम हो जाएगा, मटेरियल कम हो जाएगा ना, वो दोनों जोर से खींचेंगे, भाई हमको दिख नहीं रहा लेकिन हमको एज्यूम करना है, मटेरियल साइंस मेटलर्जी, उसमें दोनों खींचेंगे तो बीच में ऐसा क्रैक सा महसूस हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज केविटी, अगर छोटा है तो उसको केविटी बोल देना है, बड़ा है तो उसको श्रिंकेज क्रैक बोलना है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी आप ऐसा सोचेंगे कि ये सरफेस इसको ऊपर क्यों खींच रहा है, भाई वो मटेरियल का टेंडेंसी ही है, ठीक है। ओके, hot dear shrinkage crack occur, there are unequal shrinkage between the light and heavy section as shown below। तो यहाँ पे देखो लाइट एंड हैवी सेक्शन है ना, ये दोनों, ये हॉट टीयर है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट एंड हैवी सेक्शन, ये इसका वेट ज्यादा था, यहाँ पे ज्यादा मटेरियल था, इसके लिए इस साइड ज्यादा खींचा, तो इतना एरिया जो भाई साहब है वो बच गया और वहां पे वो क्रैक बना लिया, ठीक है। व्हाट श्रिंकेज क्रैक ऐसा होता है, ऊपर में भी बना लेगा, बीच में भी बना, कोई भरोसा नहीं है भाई, मटेरियल जैसा टेम्परेचर जैसा फीडिंग करेंगे उसके हिसाब से होता है, ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत लंबा है। ओके, श्रिंकेज केविटी आर यूजली caused by lack of enough molten metal। लेक ऑफ इनफ मोल्टेन मेटल नहीं है, मतलब मोल्टेन मेटल ज्यादा नहीं डाला गया है, तो श्रिंकेज केविटी बनने का चांस है। मैं आपको बोला ना, दो सरफेस, एक नीचे की साइड खींचेगा, एक ऊपर की साइड खींचेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये अगर मटेरियल ज्यादा होगा, ऊपर से थोड़ा फोर्स से और ज्यादा डाल दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा माल डाल दिया, मटेरियल डाल दिया, तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अभी पूरा का पूरा हो चुका है, अभी ये सरफेस इस साइड खींचेगा, ये सरफेस इस साइड खींचेगा, उसी के चक्कर में भाई साहब बीच में गैप रह जाएगा। अगर वहां पे मटेरियल प्योर कर दे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मटेरियल है ही नहीं, उतना ही है, उतने ही मटेरियल में भाई साहब को एडजस्ट करना है, उसी की वजह से श्रिंकेज केविटी आने का चांस है। इसके लिए लिखा है श्रिंकेज केविटी आर यूजुअली कॉज्ड बाय लैक ऑफ इनफ मोल्टेन मेटल, मतलब मोल्टेन मेटल प्रॉपर्ली ज्यादा डाला ही नहीं गया है, उतना ही डाला गया है टू फिल द स्पेस क्रिएट बाय द श्रिंकेज। वो अगर उसको फिल करना है, ज्यादा मटेरियल डाल देंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसी की वजह से वहां पे भाई साहब ऐसे ही पड़े रहते हैं। सिमिलर टू द पाइप इनगोट जैसा ही है। ओके, माइक्रो श्रिंकेज यूजली many small subsurface holes and appear at the gate of the casting। तो माइक्रो श्रिंकेज भी यहाँ पे दिखाया गया है, वो भी ऐसा होता है। ब्लो होल्स भी मैं आपको समझाया, वो भी है। उसके बाद पोरोसिटी मैंने समझाया, एंट्रैप गैस है वो, और वो गैस जब ये सरफेस सॉलिडिफिकेशन होगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी की वजह से होता है, ये चीज है। ओके, अभी आते हैं प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। ये सब चीज क्या था, इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी किसका है, हमारे काम का चीज है और हमारे फैब्रिकेशन में यूज करना है हमको, वो उसी को तो समझने के लिए तो हम लोग ये आरटी कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी आर दोज फाउंड और प्रोड्यूस बाय द फॉर्मिंग ऑफ और फैब्रिकेशन ऑपरेशन इंक्लूडिंग रोलिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, ग्राइंडिंग एंड हीट ट्रीटमेंटिंग। ये सब चीज जो भी है वो फैब्रिकेशन या आपका ऑपरेशन में, ऑपरेशन इंक्लूडिंग, ये कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग करेंगे, या तो आप करेंगे रोलिंग करेंगे प्लेट का, या तो प्लेट का फोर्जिंग करेंगे, या तो मटेरियल का फोर्जिंग करेंगे, या तो मटेरियल का वेल्डिंग करेंगे, या तो मशीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, हीट ट्रीटमेंटिंग करेंगे। तो इसकी वजह से मटेरियल के अंदर कुछ डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। एज अ बिलेट is flattened and spread out, non metallic inclusion may cause the lamination। non metallic inclusion समझो आया,
समझो यहाँ पे कोई एक नॉन मेटालिक इंक्लूजन पड़ा हुआ है, नॉन मेटालिक समझो ऐसा है कि यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, तो वो कचरा क्या होगा जब रोलिंग करेंगे, या तो रोलिंग जब करेंगे तो वो कचरा थोड़ा आगे पीछे हिलेगा, अदरवाइज नहीं भी हिला तो उसको हम लोग ऐसा चीरेंगे, हम लोगों को दिखने के लिए। देखो ऐसा चीरा हुआ नहीं है, ठीक है, इसको खाली जूम करके दिखाया हुआ है, नया कोई रॉकेट नहीं है, लेकिन ये हमको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूटी करना पड़ेगा। लैमिनेशन है वो बहुत डेंजर चीज है, पता है ना आपको। लेमिनेशन है, जनरली हम लोगों को मटेरियल जो है मिलता है तब लेमिनेशन ज्यादातर चेक किया जाता है ओरिजिनल मटेरियल के अंदर। सबसे ज्यादा डिसकंटिन्यूटी इसी का आने का चांसेस है, लेमिनेशन का। लेमिनेशन मतलब आपका एक बुक है, समझो ये बुक तो बहुत बड़ा है ना, अभी ये यूटी का बुक है ना, ये बहुत बड़ा है, देखो इतना बड़ा है ना, लेकिन उसके अंदर पेजेस है, लेकिन बीच में तो एरी होगा ना, 2 पेज के बीच में, तो उसको लेमिनेशन बोलेंगे। इसमें बहुत सारे लेमिनेशन, 200 पेज है तो 200 लेमिनेशन समझो, समझे। लेकिन एक्चुअली वही बुक की जगह मैं आपको ये मेटल का टुकड़ा दे दूं तो, ये मेटल का टुकड़ा दे दूं तो इसमें लेमिनेशन होगा, इसमें हो सकता है, लेकिन मैंने यूटी चेक किया है, नहीं है तो नहीं है अभी, ठीक है। और पीछे तो पढ़ना ही नहीं है, होगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, यस लेमिनेशन होने का चांसेस है, लेकिन यूटी हमने किया है, इसमें यूटी करते हैं तो इसमें लेमिनेशन ये प्लेट के अंदर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Billet is flattened and spread out. Non-metallic inclusion may cause the lamination. Pipe and porosity can also cause the lamination of the same manner is shown below. देखो पाइप एंड पोरोसिटी, पाइप मतलब वो डिसकंटिन्यूटी था वो, एंड पोरोसिटी वो सब चीज जब रोल करेंगे तो लेमिनेशन आने का चांसेस है, बन जाएगा। ओके, बिलेट इज रोल्ड, जब हम बिलेट को रोल करेंगे, ये इतना बड़ा बिलेट है, क्या है ये, बिलेट है, ठीक है। ये बिलेट को जब हम रोल करेंगे, ये रोलिंग रोलिंग इंडस्ट्री अगर आप देखे होंगे तो पता चल जाएगा आपको, या तो यूट्यूब में सर्च मारिए रोलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करता है, रोलिंग इंडस्ट्री ऐसा लिखिए, रोलिंग इंडस्ट्री ऐसा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रोलिंग करेंगे, ये बड़ा बड़ा पार्ट है, देखो कितना बड़ा है, उसको रोल करके ऐसा छोटा कर दिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 3 है ना, यहाँ पे 3 दिखाया हुआ है ना, 1 2 एंड 3, ऐसा 3 है, लेकिन यहाँ पे तो भाई सब 2 हो गया और लंबा लंबा हो गया। ऐसा तो क्या हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, समझे आप, और कुछ नहीं हुआ, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, और ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, और ये दोनों मिलके एक हो गया है, समझे आप। रोलिंग करने के टाइम पे ऐसा चांसेस है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंजर। जब आप लेवल 3 के एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप याद रखो, लेवल 2 के एग्जाम में भी मैंने इसके लिए इसको भी कवर कर लिया है, ये स्ट्रिंजर, ये शायद आज ही आपका एग्जाम है ना, यस। देखो इसमें ये क्वेश्चन है, स्ट्रिंजर रोलिंग में कौन सा डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है आफ्टर पोरोसिटी, तो स्ट्रिंजर भी आने का चांसेस है, ठीक है। नॉन मेटालिक इंक्लूजन है, वो बन जाएगा क्या, अभी पहले क्या था वो, नॉन मेटालिक इंक्लूजन था वो, अभी क्या बन गया वो, स्ट्रिंजर बन गया रोलिंग के टाइम, ठीक है। अ बिलेट इज रोल्ड into the bar stock, non-metallic includers are squeezed out into the longer and thinner discontinuity called stringer। longer and thinner मतलब longer and thinner मतलब पतला और लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिखाए गए हैं। वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटी देयर आर फॉलो आर टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी। वेल्डिंग को भी हमने बोला था ना प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। देखो क्रैक्स, क्रैक्स के कितने टाइप है, स्टार क्रैक्स, ट्रांसवर्स क्रैक्स, लॉन्जिट्यूडनल क्रैक। स्टार क्रैक्स देखो यहाँ पे दिखाया है ना, ये स्टार क्रैक्स है। लॉन्जिट्यूड ट्रांसवर्स क्रैक ऐसा होता है, लॉन्जिट्यूडनल क्रैक ऐसा होता है, और ट्रेस क्रैक है, यहाँ पे देखो चारों डायरेक्शन में पकड़ा है, और यहाँ पे एक आया है और एक यहाँ पे आया है, मतलब चारों डायरेक्शन में उसको खींचना है, तो खींचने के बाद में ट्रेस क्रैक बन जाएगा ना, वो चारों डायरेक्शन में ट्रेस पड़ा, वो चिंगम जैसा। वेल्डिंग होने के बाद उसका हम लोग आरटी क्यों करते हैं, पहले तो ये बोलो। आरटी इसके लिए करते हैं, ये हम लोग फैब्रिकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वेल्डिंग जब मारा है उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी रह गया है कि नहीं रह गया है वो देखने के लिए, समझो इसको जाने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आरटी नहीं करना, जाने देते हैं। और साइट में गया, वो साइट में जाने के बाद वो फटेगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो वो इज रिस्पॉन्सिबल, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। जब आपने आरटी नहीं करवाया, कोड के अंदर दिया गया था
प्रोसेस अंदर दिया गया था और आपने अलीबाबा दिखा दिया आरटी। अलीबाबा पता है ना, अलीबाबा में क्या होता है, कुछ और ही एक्सेप्ट वाला ज्वाइंट है, उसी का आरटी लेके दिखा देंगे, सर यही ज्वाइंट है ये और एक्सेप्ट हो गया, ये आपका ही जॉब का है, लेकिन उसके जॉब का आरटी नहीं होगा, दूसरे किसी का होगा। ऐसा भी अलीबाबा होता है ना, ब्लफ आरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी 3 महीने या 2.5 महीने पहले ही एक इंजीनियर को मैंने पकड़ा, नाम में नहीं देगा, लेकिन उसने लॉन्ग सिम का ब्लफ आरटी करवाया, नहीं सक सिम था, सक सिम का ब्लफ आरटी करवाया। जब मैं चेक सरफेस दिया उसको और पता चला कि ये तो चेक सरफेस है, मैं जॉब पे जाके चेक किया तो वो ज्वाइंट का आरटी नहीं है, वो ज्वाइंट जो है दूसरी जगह मैच हो रहा है, समझे? वहां पे मुझे चेक सरफेस जैसा, हाँ दूसरे ऐसा ही सेम सक्सिन दूसरी जगह पे था, उसकी जस्ट बगल में था, और उसका मैं चेक किया, वहां पे वो एकदम फिट बैठ रहा है, वहां पे खड्डा दिख रहा है मुझे, वहां पे फिल्म के अंदर भी मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है थोड़ा बहुत, और मैं वहां पे मैच किया तो पता चला भाई साहब यहाँ पे तो कांड कर दिया ये भाई को। और जब मैंने पकड़ा, मैनेजमेंट के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया, उसको 2 वीक के लिए से पहले तो उसको सस्पेंड करने की बात चल रही थी, हमने उसको छोड़ो ऐसा गलती होता है लेकिन ध्यान रखो ऐसा करके 2 वीक के लिए सस्पेंशन करवाया। तो ऐसा होता है, अरे वो लोगों का जान लेने का चांसेस है ना। और वही चीज का जब दूसरी बार आरटी किया तो उसमें बहुत सारी पोरोसिटी मिला, और वही पोरोसिटी अगर एक्सेप्ट होके निकल गया होता तो वो जॉब फटा होता तो कितने लोग मरते। बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे नाम नहीं देगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रैटर क्रैक, क्रैटर क्रैक में स्टार क्रैक ऐसा होता है। स्टार क्रैक कब कब आता है मैं आपको बोलता हूं, जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तब, और वेल्डिंग आप क्लोज करते हैं तब, स्टार्टिंग में और एंड में। तो मैं आपको एक ज्वाइंट दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो, ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे मटेरियल का वेल्डिंग स्टार्ट हुआ है, ये राइट, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके वो आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे स्टार क्रैक आने का चांसेस है। और ये उसने एंड किया है यहाँ से ऐसा स्टार्ट करके या एंड करके, उसने यहाँ पे एंडिंग किया है, तो स्टार्ट और एंड में एक क्रैक आने का चांसेस है। दूसरा भी मैं, मेरे पास अगर प्लेट है, कहाँ गया, एक और प्लेट है, उस पे भी मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो है, ये यहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर पोरोसिटी है, देखा, यहाँ पे अगर आप ग्राइंडिंग करेंगे तो शायद आपको क्रैक मिले, स्टार क्रैक। ये क्यों? क्योंकि ये वेल्डिंग का एंड हुआ है। जब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, वेल्डिंग एंड करेंगे, तब आपको ये क्रैक होने का चांसेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स क्रैक, ऐसा भी क्रैक आने का चांसेस है, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल क्रैक, ऐसा भी क्रैक आने का चांसेस है। ट्रेस क्रैक, ऐसा ट्रेस मतलब जब आप वेल्डिंग को बराबर खींचेंगे तो शायद वेल्डिंग के अंदर क्रैक आ जाए। पोरोसिटी, ये पोरोसिटी ऐसा डॉट 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 दिखाया है ना, वो पोरोसिटी है। तो यहाँ पे भी मैंने पोरोसिटी दिखाया है ना, ये क्या है मुझे ये बोलो, ये क्या है? पोरोसिटी है। ये क्या है? क्लस्टर पोरोसिटी है। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पोरोसिटी है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, आपको इतना बात समझना है, पोरोसिटी जो है ऐसा डॉट 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 टाइप में होता है, ठीक है, ऐसा लाइन वाइज में नहीं होता है, डॉट वाइज डॉट टाइप में ऐसा होता है। ओके, स्लेग इंक्लूजन, स्लेग इंक्लूजन है, मैं आपको एक बार स्लेग, वो भी एक बहुत डेंजरस चीज है। स्लेग इंक्लूजन आपको आरटी फिल्म में कैसा दिखेगा? पोरोसिटी पहले तो कैसा दिखेगा आपको आरटी फिल्म में? एकदम ब्लैक स्पॉट। और स्लेग इंक्लूजन है वो कैसा दिखेगा? हल्का ब्लैक होगा, ब्लैक ही होगा, लेकिन हल्का सा व्हाइट साइड जाएगा वो, मतलब एकदम ब्लैक नहीं होगा। पोरोसिटी तो एकदम ब्लैक है, क्यों? क्योंकि उसका कोई डेंसिटी नहीं है। स्लेग में नॉन मेटालिक इंक्लूजन जैसा हो गया। वो स्लेग जो है उसमें कुछ कचरा भरा होगा, तो कुछ कचरे का जो है वो उसका डेंसिटी थोड़ा तो होगा, तो वो बन जाएगा स्लैग। और वो जो स्लैग है वो आरटी फिल्म के अंदर कैसा दिखेगा, मैं आपको परसों समझाया, हल्का सा, हल्का ब्लैक दिखेगा, एकदम ब्लैक नहीं दिखेगा। टंगस्टन इंक्लूजन कैसा दिखेगा? एकदम व्हाइट दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फुल डेंसिटी है, एकदम डेंसिटी हाई है उसका, इसी की वजह से। तो ये सब चीज कंपेयर तभी आप करोगे कि आपको पता चले पोरोसिटी है क्या, तभी तो आप बोलेंगे। ओके, स्लेग इंक्लूजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टंगस्टन इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन है वो मैं आपको दिखाया था ना उस दिन, टंगस्टन जो है वो आगे ऐसा वेल्डिंग मारते रहते हैं, तो टंगस्टन का डिग्री कितना टेम्परेचर है? टंगस्टन इंक्लूजन का मेल्टिंग टेम्परेचर 330 3300 ऐसा कुछ है, समझो 3300 अप्रोक्सीमेट ऐसा है टंगस्टन इंक्लूजन का मेल्टिंग टेम्परेचर। लेकिन कोई चैट बॉक्स में बोल सकता है टंगस्टन इंक्लूजन का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? टंगस्टन इंक्लूजन का, ये मैंने समझाया हुआ है,
जब GTAW का प्रोसेस समझाया उसमें कंप्लीटली टंगस्टन इंक्लूजन का पूरा लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है कि उसका टेम्परेचर मेल्टिंग कितना है। 3000 ऐसा समझो आप अप्रोक्स, या 3300 ऐसा समझो आप, ठीक है। अभी जब आर्क वेल्डिंग मारते हैं, कौन सा वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, तब 6000 डिग्री टेम्परेचर तक प्रोड्यूस होता है। कितना टेम्परेचर, 6000। अभी GTAW मारेंगे तब 2800 या 2500 या 2900 तक टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, उससे आधा होता है। आर्क में ज्यादा हीट है, उसके लिए ज्यादा हीट की वजह से उसको बोला जाता है। किसी ने लिखा है 3400, यस 3340 ऐसा अप्रोक्सीमेट समझो आप, ठीक है, वेरी गुड। ये टंगस्टन इंक्लूजन और मेल्टिंग टेम्परेचर है। अभी GTAW भाई साहब हम मार रहे हैं, करंट हमने ज्यादा ले लिया है। क्या किया है, करंट ज्यादा, बहुत ज्यादा ले लिया, 350 तक ले लिया है, 350, कभी कभी 400 भी ले लिया, ऐसा समझो। तब क्या होगा, टंगस्टन की भी प्रॉब्लम होगी, टंगस्टन का भी प्रॉब्लम होगा, टंगस्टन भी हीट होने का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टंगस्टन ऐसा हीट होगा, समझो वेल्डिंग का टेम्परेचर गया 3500 गया, कितना गया, 3500 सेल्सियस तक गया। तब ये टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना था। अभी क्या होगा, टंगस्टन पिघलने लगेगा, टंगस्टन पिघलने लगेगा और वेल्ड मेटल के अंदर गिर जाएगा, और गिर जाएगा फिर वो क्या होगा, वेल्डिंग तो आप मार ही रहे हैं, शायद ऐसा भी हो कि वेल्डिंग बंद हो जाए, क्योंकि टंगस्टन ही पिघल गया है, तो ऐसा भी वो वेल्डिंग बंद हो जाए। और लेकिन वो भाई साहब जो गिर गया है वो वेल्डर को पता है, लेकिन फिर भी वेल्डर क्या होगा, कौन ग्राइंडिंग करेगा, खली वली कौन देखने वाला है, ठीक है। ये तो इंडिया में तो ऐसा होता है, गल्फ में ऐसा नहीं चलता है, वरना वेल्डर रिवॉक डिस्क्वालीफाई होता है। हाँ, उसका रिपेयर परसेंटेज देखा जाता है कि ये ए ग्रेड वेल्डर, बी ग्रेड वेल्डर, सी ग्रेड वेल्डर या डी ग्रेड वेल्डर, कल मैंने समझाया था ना, 4 टाइप के वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है सऊदी आरामको में। तो ऐसा भी होता है कि भाई ये वेल्डर अगर बी कैटेगरी में आ गया तो रिजेक्ट कर देना है, सी कैटेगरी में है सर्वेलेंस पे रखना है, बी कैटेगरी है वो थोड़ा अच्छा वेल्डर है लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, ए कैटेगरी एकदम स्टैंडर्ड वेल्डर है। जनरली ये कैटेगरी को वेल्डर को वेल्डिंग करने देना चाहिए, लेकिन वो चलो चलो ये तो गलत, ये तो अलग बात है, हम लोग वो टॉपिक पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आरामको का रिपेयर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना, पूरे प्रोजेक्ट का रिपेयर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना, उस सब में अभी यस वो वीकली बेस्ड रहता है और मंथली बेस्ड रहता है, ईयरली बेस्ड रहता है, वो डिपेंड ऑन कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3500 गया टेम्परेचर और टंगस्टन भाई साहब पिघल के मटेरियल के अंदर गिर गया, और गिरने के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, और उसी को बोलते हैं टंगस्टन इंक्लूजन। ये टंगस्टन की फट गई, ठीक है। टंगस्टन की इसके लिए फट गई क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर इतना था और मटेरियल का टेम्परेचर हीटिंग की वजह से ज्यादा करंट भाई साहब वेल्डर ने ले लिया तो गया ज्यादा। ओके, लेक ऑफ पेनेट्रेशन, लेक ऑफ पेनेट्रेशन है, प्रॉपर पेनेट्रेशन ही नहीं होना। एक प्लेट था ना हमारे पास, कहां गया लेक ऑफ पेनेट्रेशन का, एक प्लेट था, हाँ ये क्या है, लेक ऑफ पेनेट्रेशन है, ये पेनेट्रेशन है, लेक ऑफ पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन ही हुआ नहीं है मेरे भाई, तो ये भी होने का चांसेस है। और लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ फ्यूजन जो है वो ऐसा चीज कि यहाँ पे देखो ये है लेक ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज हुआ है वो लेक ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, मतलब फ्यूज नहीं हुआ, मेटल ही फ्यूज नहीं हुआ। हमने तो बराबर 6000 डिग्री टेम्परेचर बराबर मेल्टिंग किया, लेकिन भाई साहब वहां पे वो इलेक्ट्रोड ही नहीं पहुंचा, वहां पे टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं, उसी की वजह से लेक ऑफ फ्यूजन आने का भी चांसेस है। ओके, अंडरकट, अंडरकट तो आपको पता है नाखून जैसा होता है, आप लोगों को फंडा याद रखो, नाखून ही याद रखने का। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा कि लेक ऑफ फ्यूजन है, लेक ऑफ पेनेट्रेशन है, या ये अंडरकट है, तो आपको नाखून जैसा आपका वो रहेगा ना, नाखून उस वहां पे लगाने का, नाखून बराबर बैठ जा रहा है थोड़ा बहुत तो उसको अंडरकट बोल देने का, ठीक है। ये फंडा देखो, ये हमारा फंडा है, सिंपल फंडा है, लेकिन आप लोग शायद यूज करो तो भी ठीक है, नहीं यूज करो लेकिन देख के आप करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो आता है ट्रांसवर्स क्रैक भी मैंने देखा हुआ है बहुत सारा, कभी कभी ट्रांसवर्स क्रैक जो है वो आने का चांसेस वेल्डिंग के मेटल के अंदर ही है, जब करंट टेम्परेचर में अप एंड डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर है वो डिफरेंट पड़ जाएगा, तभी आने का चांस है, लॉन्जिट्यूडनल क्रैक भी आने का चांसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, ये क्रैक कौन सा गया अभी,
ये क्रैक जनरली ज्यादा आता है, ये बहुत कम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आता है। ट्रांसवर्स क्रैक में आपको ये बोलूं, जब विड्थ ज्यादा है, आपका बीवेल जो है वो बहुत बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा बीवेल है समझो, ऐसा लंबा है, उसके अंदर वेल्डिंग मेटल भरना है, आपने ज्यादा वेल्डिंग टेम्परेचर वेल्डिंग मार रहे, लेकिन क्या होगा, आप अब जो वीविंग जो है वो भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हीट इनपुट बहुत बढ़ गया है। हीट इनपुट बढ़ने का रीजन है करंट आपने बहुत ज्यादा लिया है, ट्रैवल स्पीड बहुत स्लो कर दिया गया है, तब आपको सेंटर लाइन क्रैक आएगा, और वो सेंटर लाइन ट्रांसवर्स क्रैक जैसा हो जाएगा, सॉरी ये लॉन्जिट्यूडनल क्रैक जैसा हो जाएगा। और ट्रांसवर्स क्रैक जो है वो आपको टेम्परेचर सडन डिफेंड मतलब टेम्परेचर है सडनली डिफरेंट पड़ जाएगा, तभी भी आने का चांसेस है। इसके तो बहुत सारे रीजन है, एक रीजन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग डिस्कंटिन्यूटी, वेल्डिंग डिस्कंटिन्यूटी, फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोसेस डिस्कंटिन्यूटी क्लासिफाइड एज द जियोमेट्रिक इम्परफेक्शन इन केस ऑफ द फ्यूजन वेल्डिंग, डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। देखो 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है वेल्डिंग डिस्कंटिन्यूटी को। पहला है क्रैक, क्रैक भी बहुत सारे टाइप्स के हैं। दूसरा है केविटी, मतलब पोरोसिटी जैसा समझो आप। तीसरा है सॉलिड इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन, मेटालिक इंक्लूजन, स्लेग इंक्लूजन, गोपर इंक्लूजन, वो बहुत सारा चीज, ठीक है। लेक ऑफ फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन, उसके बारे में आप अवेयर है। इसके बाद इनपरफेक्शन शेप एंड डायमेंशन, इनपरफेक्ट शेप एंड डायमेंशन मतलब इनपरफेक्ट शेप एंड डायमेंशन का मतलब आपका शेप ही प्रॉपर नहीं आया है, मतलब मटेरियल जो है वो अलाइनमेंट में प्रॉपर नहीं है। मिस अलाइनमेंट, मिसेलेनियस इनपरफेक्शन, कुछ ऐसे परफेक्शन जो एक्सेप्ट नहीं है, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट इनपरफेक्शन इज करेक्टली identified, thus the following of the cases in identify and the action is taken prevently further occur। अगर आपको ये सब चीज पता है ना तो आप ले सकते हैं एक्शन, आपको पता ही नहीं है तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, समझे बात, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रैक्स दो डिफाइंड एज इनपरफेक्शन प्रोड्यूस बाय द लोकल रैप्चर इन द सॉलिड स्टेट which may arise from the effect of the cooling और ट्रेसिस, कूलिंग की वजह से, ट्रेसिस की वजह से लोकल रैप्चर होगा। लोकल रैप्चर मतलब कि वहां पे कुछ भंगाण पड़ेगा, वहां मटेरियल जो है उसके बीच में प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन ना होने के चक्कर में वहां पे क्रैक जनरेट हो जाएगा, ऐसा होने का चांसेस है। तो कितने टाइप के क्रैक है, तो क्या लॉन्जिट्यूडनल क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक, रेडियल क्रैक। देखो लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसा आपको दिखाया हुआ लॉन्जिट्यूडनल, और अगर समझो ऐसा पाइप है, यहाँ पे ऐसा पाइप का एक दूसरा यहाँ पे ऐसा वेल्डिंग मारा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, पाइप पूरा का पूरा ऐसा राउंड में क्रैक हो, बेस मेटल में क्रैक हो या वेल्ड मेटल में क्रैक हो, ऐसा भी होने का चांसेस है ना। एकदम रेडियल राउंड में रेडियल क्रैक होगा तो वो भी चांस है। क्रेटर क्रैक, क्रेटर क्रैक में आपको बोला कि आपका स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, मतलब किसका, वेल्डिंग का स्टार्ट करेंगे तभी और वेल्डिंग का एंड करेंगे तभी, तो ये नहीं लाने का मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे। पोस्ट फ्लो, पर्ज फ्लो, पर्जिंग करने रहना का, समझो आप वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे तो पहले तो गैस थोड़ा बहुत उसको जाने देने का, फिर क्या करने का, समझो जीटीएडब्ल्यू मार रहे तो पहले टॉर्च को रखने का, कुछ एंगल पे रख के धीरे धीरे उसको फ्लो होने देने का ताकि ऑक्सीजन है वो भी निकल जाए। दूसरा वहां पे थोड़ा हीटिंग करने का, तो आगे से वेल्डिंग स्टार्ट करने का, फिर वहां से स्टार्ट करने का। समझो मेरा ये वेल्डिंग यहाँ पे मारना है, यहां से वेल्डिंग मुझे स्टार्ट करना है, तो यहां से ऐसा ऐसा करके फिर यहां से ऐसा ऐसे स्टार्ट कर देना, ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। दूसरा समझो आपको टॉर्च खत्म, मतलब वेल्डिंग खत्म हो गया है, तो फिर सीधा ही टॉर्च को उठा नहीं लेना है, आपको धीरे से पहले वहां रखना है, थोड़ा एंगल बनाना है, और फिर धीरे धीरे फ्लो को, जो आपका गैसेज आ रहा है आर्गन, उसको फ्लो होते देना है, बाद में धीरे से वो निकालना है। ऐसा एकदम झटके से निकालेंगे तो क्रैटर क्रैक आएगा ही आएगा, समझे आप। ये आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। अगर ये आपको समझना है तो सॉरी मैं स्विफ्ट चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 में मैंने समझाया है ये बात, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1, ठीक है। स्विफ्ट 3.1 का यूट्यूब में है, देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। ब्रांच क्रैक, ब्रांच क्रैक भी आने का चांसेस है, ब्रांच क्रैक भी आने का चांसेस, एक साथ में बहुत सारा मकड़ी के झाले जैसा बहुत सारे क्रैक आने का चांसेस है ना ऐसा। तो ये जो हमारा कहाँ गया वो ब्रांच क्रैक वाला, इसको भी ब्रांच क्रैक बोलेंगे। मैंने आप इसमें एमटी और पीटी ये सब चीज करवा के दिया ना, ये बहुत सारी ब्रांचेस इसमें निकल रही है, ब्रांच क्रैक है, ठीक है। टेबल का वेट ज्यादा हो गया, सभी इंस्ट्रूमेंट रखते रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, grinding cracks are process type of discontinuity caused by the traces were built up
फ्रॉम द एक्सेस हीट क्रिएटेड बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड मेटल। अभी देखो यहाँ पे है ना, जनरली ये मेरा टेस्ट पीस है, ठीक है, इसमें हम दबा के ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, दबा के, तो क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील का एक हीट, और ये देखो दो चीज एक दूसरे से घिसेंगे तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा ना, वो हीट की वजह से ये मटेरियल के अंदर क्रैक आने का चांसेस है, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग क्रैक। ग्राइंडिंग क्रैक विल यूजली ओक्यूर एट अ राइट एंगल ऑफ द रोटेशनल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। राइट एंगल के साथ, मतलब समझो ऐसा ऐसा जनरेट होगा ग्राइंडिंग क्रैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रीटमेंट क्रैक आर ओपनली कोज्ड बाय द ट्रेस बिल्ट अप ड्यूरिंग द हीटिंग एंड कूलिंग। देखो हीट ट्रीटमेंट जो क्रैक आएगा वो हीटिंग एंड कूलिंग सडनली, जो मैंने आपको एक एल्यूमिनियम ब्लॉक का समझाया था, याद है, वो मटेरियल को 510 डिग्री से 524 डिग्री तक हीटिंग करना है, फिर सडनली उसको पानी के अंदर डुबो देना है तो उसमें क्रैक बढ़ जाएगा, याद है। तो ऐसा क्या हुआ भाई, जब मैं 400 से 500 या 300 डिग्री तक गर्म करता हूं एल्यूमिनियम ब्लॉक को, सडनली पानी के अंदर डालता हूं तो उसमें क्रैक आ जाता है। वो वन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ना, उसमें क्रैक आया, तो ऐसा भी चांसेस है ना। तो क्या चांसेस है, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों में सडनली डिफरेंट पड़ जाएगा। समझो मेरा 5000 डिग्री टेम्परेचर है, उसको सडनली मैं 50 डिग्री टेम्परेचर में लेके आऊं तो मटेरियल वो बिहेव नहीं कर पाएगा, वो टेम्परेचर का सडन फॉल होना, समझे आप, उसी टाइम पे क्रैक आने का चांसेस है। तो वो हम क्या कर रहे थे, हीट ट्रीटमेंट कर रहे थे, और आ गया हीटिंग एंड कूलिंग का डिफरेंट की वजह से क्रैक आने का चांसेस। इसके लिए तो लोग बोलते हैं कि भाई आपको हीटिंग एंड कूलिंग कुछ टेम्परेचर के बाद रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, याद है ना। उसका रीजन भी ये है, एक रीजन नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसमें से एक रीजन, यूनिक कूलिंग बिटवीन द लाइट एंड हैवी सेक्शन में कोज द हीट ट्रीटमेंट क्रैक। अभी समझो एक ही प्लेट है, ये मेरा एक प्लेट है, ठीक है, इसका थिकनेस अलग है, यहाँ पे आगे का थिकनेस अलग है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। देखो यहाँ का थिकनेस ज्यादा है, यहाँ से वो डिक्रीज होने लगा है। अभी इसको मैं फुल गर्म करता हूँ, एकदम हीट ट्रीटमेंट करने के लिए 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूँ, फिर सडनली मैं टेम्परेचर फॉल करता हूँ, तो ये इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। ये शायद जल्दी से ठंडा हो जाए, एक कम जो एरिया गेन कर रहा है वो जल्दी ठंडा हो जाए, लेकिन ये बड़ा एरिया जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें शायद क्रैक भी आ जाए, समझे आप। तो ऐसा है नया है? पतला वाला का टेम्परेचर सडनली फॉल होने का चांसेस है, सडनली फॉल हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि उसका एरिया कम है, इसको टेम्परेचर फॉल होने में टाइम लग जाएगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि इसमें ना आए, इसमें आए, इसमें भी आने का चांसेस है, ऐसा है। नहीं नहीं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए नहीं, हार्डनेस तो हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। हार्डनेस जो है वो वन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोगों को कुछ भी हो जाए कंट्रोल करना चाहिए। कुछ एरिया ऐसा है, जैसे कि मैं गटर का ढक्कन बोलता हूँ, गटर का ढक्कन है, वो आप कितना भी उसके ऊपर ट्रक चल जाए फिर भी वो टूटता नहीं है, ऐसा क्या होता है, बहुत हार्ड है वो। इसका मतलब कुछ कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है आपको। क्विंच करेंगे तो भी मटेरियल हार्ड हो जाएगा, ऐसा भी होने का चांसेस है, हार्डनेस बढ़ जाएगा, ऐसा भी होने का चांसेस है, ठीक है। हीट ट्रीटेड क्रैक हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो इसका फिक्स डायरेक्शन होगा, यूजली स्टार्ट शार्प कॉर्नर विथ एक्ट द ट्रेस कॉन्सेंट्रेटर पॉइंट एंड ट्रेस, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्जिंग डिसकंटिन्यूटी। अभी देखो मैं इसका फोर्जिंग कर रहा हूँ, ये ऐसा एक बीबा है, इसके अंदर रख के कुछ ऐसा मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा निकल गया, देखा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसका सेटअप ही प्रॉपर नहीं था, देखा। फिर वो सेटअप जैसे ही ये ऊपर का खुलेगा नीचे का खुलेगा, फिर हम लोगों को ये सब चीज मिलेगा, फिर उसको उसको बोलते हैं फोर्जिंग लैब। इसको फिर हमको ग्राइंडिंग करके या मर्ज करके या वेल्डिंग भर के उसको क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा है, फोर्जिंग में जनरली ऊपर से पीछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्जिंग ब्रस्ट। फोर्जिंग ब्रस्ट देखो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, इंटरनल ब्रस्ट इन सब सरफेस, यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रस्ट इन और क्रैक। देखो ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल में मतलब बीच में ही कुछ ऐसा ब्रश होगा, बीच में ही ऐसा कुछ क्रैक जैसा सिस्टम होगा, वो है उसमें। वो फिर अगर ऊपर से हम मारेंगे फोर्जिंग में तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसा है एक्सटर्नल ब्रश, मतलब ये हमारा कहाँ गया, एक है ना मेरे पास बोल्ट, नट बोल्ट, एक मिनट में आपको वो दिखाता हूँ, देखो ऐसा चांस है ना, ये थ्रेड वाला सेम टू सेम यही यही मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये है ना। देखो इसमें क्या है, ये इंटरनल है, हमको पता नहीं चलेगा।
तो ये सब चीज है, ऐसा भी होने का चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्विस डिसकंटिन्यूटी, अभी देखो हमने कितना डिसकंटिन्यूटी समझा, पहला इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी, जो तो इसके बाद प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। तो अब तीसरा एक लास्ट बच गया और एक ही पेज है, इसके बाद हम चैप्टर को क्लोज करते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। ओके, अभी ये सर्विस डिसकंटिन्यूटी मेरे भाई क्या है? बहुत सारे लोगों को जो एपीआई 510 करते हैं, एपीआई 570 करते हैं, वो लोगों का काम क्या है? यही तो फाइंड करना है। शटडाउन में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? यही तो फाइंड करते हैं कि भाई क्या हो गया। स्टेनलेस स्टील में मैंने खुद देखा हुआ है, जब मैं शटडाउन गया था यहाँ रिलायंस में, तब मैंने देखा वहां पे बहुत सारे स्टेनलेस स्टील में क्रैक आया। उसका जब रीजन पता गया तो वेल्ड डीके हुआ, उसका वेल्ड डीके पता चला कि उसके ऊपर कार्बन स्टील का ही प्लेट ऐसे ही वेल्डिंग कर दिया होगा। वहां पे पूरा ऑयल एंड डस्ट वहां पे एसएस के ऊपर गिरता रहेगा, तो टाइम जाते जाते धीरे 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 उसमें वेल डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। वेल डीके का मतलब क्या है? क्रोम जो हमारा स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोम ज्यादा होता है, 90% क्रोम या 18% या 15% क्रोम होता है। वो क्रोम है, वो निकल जाएगा। क्रोम है कार्बन, क्रोमियम कार्बाइड या क्रोमियम ऑक्साइड या तो क्रोमियम सल्फाइड, वो सब चीज बना लेगा, क्रोम वहां से निकल जाएगा। मेटल के अंदर क्रोम निकल गया तो मेटल का क्रोम का काम क्या था? कोरोजन को रजिस्ट करना, कोरोजन को रजिस्ट करना, कोरोजन को नहीं आने देना। लेकिन एक क्रोम निकल गया तो अभी क्या होगा? कोरोजन भाई साहब एंट्री कर लेंगे मटेरियल के अंदर। हमारा चमड़ी है, चमड़ी, वो हमारा चमड़ी निकल जाएगा तो क्या होगा? बाहर का जो वायरस है, बाहर का बैक्टीरिया है, वो सब चीज हमारे बॉडी के ऊपर आएंगे, हम जल्दी से हम लोगों को प्रॉब्लम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बॉडी का ऊपर का चमड़ी है ना, वो क्रोमियम का काम करता है, ऐसा आप मटेरियल के अंदर होता है, ऐसा आप टेम्पररी समझना है तो समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Service discontinuity are also important type of consideration and article which may develop the defect, metal fatigues and considered as a extremely critical and damaged. Close attention, fatigue crack। देखो अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूं, मटेरियल के अंदर कोरोजन होगा, मटेरियल के अंदर फटीग होगा, मटेरियल के अंदर इरोजन होगा, तो ये सब चीज सर्विस डिसकंटिन्यूटी में आता है। जब मटेरियल हमारा सर्विस कंडीशन में रनिंग प्लांट में है तब तो लोग एपीआई 570 करके, इसके लिए तो उसको पहले जॉब मिलने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो डैमेज मैकेनिज्म पड़ा हुआ है, 571 किया हुआ है, 570 किया हुआ है, वो सब चीज में ये सब पूरा का पूरा डिटेल में आता है। मैं आपको एक टॉपिक दिखा दूं और सर्विस डिसकंटिन्यूटी समझा दूं, ऐसा नहीं है। इसका बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा एग्जाम है इसका, समझे आप? तो यहां पे ये समझो कि सर्विस के अंदर जो भी डिसकंटिन्यूटी आता है उसको सर्विस डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, या तो ट्रेस कॉन्सेंट्रेट पॉइंट्स, वहां पे भी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेस फटीग क्रैक आर पॉसिबल आफ्टर द पार्ट इज प्लेस्ड इनटू द सर्विस। जब सर्विस में जाता है तब मटेरियल के अंदर यहां पे देखो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फटीग लगा मतलब लोड लगना। जब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपका ये हाथ है, यहाँ पे मैं उसको ऐसे ऐसे दबाते रहूं दबाते रहूं दबाते रहूं और मैं 20 साल तक ऐसे ऐसे करते रहूं, तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम होगा ना। आपको कोई धक्का डेली लगेगा लगेगा तो भी क्या होगा? वहां पे कुछ चांस होगा, यहाँ पे कुछ डैमेज होने का चांसेस है, वो वियर एंड टीयर का भी चांसेस है, या तो फिर आपको डेली धक्का लगेगा तो वहां पे क्रैक आएगा। तो ऐसा है, मतलब यहाँ पे आप समझो सर्विस डिसकंटिन्यूटी नथिंग एल्स। सर्विस डिसकंटिन्यूटी सर्विस के टाइम पे मटेरियल के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो फ्लूइड जो है डेली घिसते जा रहा है, डेली मटेरियल पाइप की थिकनेस के ऊपर घिसते जा रहा है, तो